कभी भी साधारण बेस्ट क्या था, ये आवश्यक उन्होंने देखा था, तो डिसीज की ग्रेविटी के अगेंस्ट देखा था कि वो रेशियो बिल्कुल ग्रेविटी के लेवल पर होना चाहिए। यानी इसका सबसे छोटा उदाहरण आपको जो टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है ना, फीवर, है ना। आप इसका उदाहरण ले लो, हाई फीवर। हाई फीवर का ट्रीटमेंट में उन्होंने पाया कि यहां पर हाई डाइल्यूशन बहुत उपयोगी होता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि एटॉमिक फोर्स जो होता है, उस एटम के लेवल पर उस एटॉमिक फोर्स की स्टडी की जाए। और ये एटॉमिक फोर्स उस समय काम करता है जब बड़े पैमाने पर दोस्तों वहां पर कोई चीज एकत्रीकरण होती है। ठीक है, वो पदार्थ निकलकर जिससे कि ये फोर्स लेटेंट स्टेट में मौजूद रहता है। ठीक है, यानी फीवर हुआ तो फीवर किसके कारण हुआ, वो पदार्थ वहां इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होकर हाइपर स्टेट को डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये लेटेंट स्टेट में, आगे के स्टेट में वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसी एकत्रीकरण की लेवल को, यदि आप छोटी सी बात समझते हैं तो आप लोग इलेक्ट्रोमैथ में कहते हैं अगर कोई काम बढ़ गया तो हाइपर सेंसिटिव काम हो रहा है, एबनॉर्मल से एबनॉर्मल काम कर रही है, एक्सेसिव काम कर रही है, आप नेगेटिव में चले जाते हो तुरंत ठीक होता है ना। याद रखना, ये एक्सप्लेनेशन यहां पर निकल कर सामने आया कि यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, उसके द्वारा अगर कोई डिसीज डेवलप होती है दोस्तों, तो वो बहुत डीप में जाकर होती है ना। कोई भी डिसीज जब डेवलप होती है बहुत ज्यादा डीप में जाकर डेवलप हो रही है ना। अगर बहुत डीप में जाकर डेवलप हो रही है दोस्तों, तो याद रखिए उसके प्रभाव कोई एक जगह नहीं होंगे, पूरी बॉडी में फैल चुके होंगे, है ना। इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको बहुत माइन्यूट डोज की जरूरत होगी। ठीक है, एक्सेसिव डोज नहीं दे सकते आप यहां पर, आपको माइन्यूट डोज की जरूरत होगी दोस्तों। और यही माना जाता है कि डिसीज के जो सिम्टम होते हैं जो बाहर की तरफ आते हैं दोस्तों, वो साइंस के रूप में विजिबल होते हैं। और आप और मैं जो भी डॉक्टर होते हैं दोस्तों, जी गुड आफ्टरनून सभी को दोस्तों, जो भी हम यहां पर देख रहे हैं ना, वो साइन के रूप में विजिबल देखते हैं। और टेम्परामेंट के अनुसार स्वयं, याद रखना दोस्तों, आप उसे टेम्परामेंट के अनुसार उसको डायग्नोस करते हो कि भाई ये सेंग्वाइन या लिम्फेटिक, या लिम्फेटिक टेम्परामेंट में ये रोग होता है, सेंग्वाइन टेम्परामेंट में ये रोग होता है, किसी दूसरे साइंस में नहीं है ना। और उसी नियम के अनुसार, उसी नेचर के अनुसार जितना स्ट्रांग इफेक्ट आप दर्शाएंगे उतने ही सीरियस कंडीशन को आप ठीक कर पाएंगे। जितने भी सिम्टम और साइन कितने भी डीप में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, उसको आप ठीक कर सकते हैं, है ना। ये तब होगा जब एयर करंट बहुत तेजी से दौड़ेगा, तब आप, यानी कि आप जब वहां पर उसके अंदर एनर्जी देंगे, अगर बहुत स्ट्रांग एनर्जी दी, तो आपने अगर पॉजिटिव मेडिसिन दिया तो उसमें इतनी स्ट्रांग एनर्जी नहीं होती है। जैसे ही आप उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, पोटेंटाइज करते जाएंगे, उसकी जो एनर्जी होती है उसमें बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और ये उसको तुरंत वहां पर काम करेगा, तुरंत वहां पर रिजल्ट आपको दिखाएगा दोस्तों। तो मेटी जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आज भी नहीं है दोस्तों। हम एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, ये कहता है वो कहता है ये कहता है ये कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें वेरिएशन आ रही है। जब मेडिसिन यहां पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिकली एक्ट करती है, जैसे नेचर के हीलिंग पावर का उपयोग आप कर रहे हो सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में आप वहां पर उपयोग करा रहे हो। इसलिए याद रखना दोस्तों, जो लोग इन माइन्यूट डोज के उपयोग करते हैं उसके द्वारा क्यूरेटिव इफेक्ट के जो प्रोसीजर है उसके जो लोग इसको नकारते हैं कि भाई हाँ ये नहीं है ना, वो याद रखे, इलेक्ट्रोमोपैथ को याद रखेंगे आते समय में, है ना। मैं फिर से इसको रिपीट किया हूं, इसलिए याद रखना, बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं न केवल पूरी बॉडीज, आपकी जो पूरी बॉडीज है एटम्स की बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये अल्टीमेट एटम होते हैं दोस्तों। ठीक है, बॉडी के जितने भी एटम्स होते हैं ना, बिल्कुल अल्टीमेट एटम होते हैं और एक समान एटम होते हैं दोस्तों। ठीक है, और बॉडी के ये एटम्स जो होते हैं, ये पूरी बॉडी को एक सूत्र में पिरा के रखते हैं दोस्तों। ये कहने का मतलब है साइंटिस्ट का। इसीलिए साधारणतः जब आप साइंटिस्ट की बात करते हो तो वो ये मानते हैं दोस्तों कि यहां पर अल्टीमेट जो एटम होते हैं वो अलग अलग तरीके से ग्रुप में जुड़कर डिफरेंट एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। हमने क्या कहा था, याद कीजिएगा दोस्तों, हमने कहा था एक सेल है ना, ये सेल इसी प्रकार की कई सेल को मिलाकर, छोटी बड़ी कई सेल को मिलाकर आपस में एक टिश्यू को बनाती है ना। तो यहां पर आप टिश्यू को बना रहे हो, ठीक है, आप ये टिश्यू को बना रहे हो। अब ऐसे कई टिश्यूज मिलकर आपस में एक ऑर्गन बन रहा है, ऐसे कई ऑर्गन आपस में मिलकर सिस्टम बन रहा है, और एक सिस्टम बनकर आपकी बॉडी बन रही, यही होता है, यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, इसलिए याद रखना,
यहाँ पर जो ये अल्टीमेट एटम होते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रुप में जुड़कर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। अब एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स एक ही प्रकार के होते हैं दोस्तों, और ये मॉलिक्यूल्स किसी भी नोन फोर्स के द्वारा आसानी से टूट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो आशा करते हैं कि मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करके पुनः मॉलिक्यूल्स को अपने अल्टीमेट एटम में लाया जा सके, यानी जो टूट गया है उसको फिर से जोड़कर उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सके, और ये मॉलिक्यूल्स को रीबिल्डिंग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अल्टीमेट एटम से, और इसलिए किसी भी एलिमेंट्स को दोस्तों जो किसी दूसरे एलिमेंट्स में टर्न करते हैं, है ना, यानी आप क्या कर रहे हो, एक प्लांट लिया उसका मॉलिक्यूल लिया, दूसरे प्लांट लिए उसका मॉलिक्यूल लिया, है ना, आप क्या कर रहे हो, एक प्लांट लिया उसको अलग अलग आप डाइल्यूट कर रही है, होम्योपैथ का काम है ना। तो यहां पर जब हम लोग एटम्स को अलग अलग कर रहे हैं और मॉलिक्यूल्स को फिर से रिबिल्डिंग करते हैं, तो आप क्या करते हो, सल्फर मर्क्यूरी साल्ट अलग कर लिया, है ना, सबको अलग कर लिया और फिर उनको मिला दिया, ठीक है, और मिलाकर मेडिसिन प्रिपेयर कर ली। तो यहां पर एक प्रकार के अल्टीमेट एटम से, और इसीलिए इसी भी एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट में टर्न कर सकते हो आप दोस्तों, है ना। ये एक एल्केमिस्ट का आइडियल का रियलाइजेशन होता है, यानी कोई भी फार्मेसी वाला ये काम करता है, आप और मैं नहीं करते, है ना, ये काम सल्फर मर्क्यूरी साल्ट आप लोग नहीं करते हो, ये पूरा काम एक फार्मेसी वाले का काम होता है ना। जी आर के सर, ये उनका काम होता है, और वो जब आपको प्रिपेयर करके मेडिसिन देते हैं आप उस मेडिसिन का उपयोग करते हो। इसीलिए जो ये मॉलिक्यूल्स थ्योरी होती है ये फार्मासिस्ट को बहुत अच्छे आती है और आपको और मुझे नहीं आती दोस्तों, याद रखना, आपको सीखना चाहिए। जो ये आशा करता है फार्मासिस्ट या अल्केमिस्ट का आइडियल बेस होता है, वो रियलाइज करता है दोस्तों कि यहाँ पर किसी भी मेटल को गोल्ड में टर्न किया जा सकता है, ये वो रियलाइज करता है ना। अर्थात कहने का मतलब ये नहीं कि गोल्ड बन जाएगा उससे, वो उसको बेस्ट रूप में आपको प्रोवाइड कर सकता है और उसको गोल्डन फॉर्म में आप रिजल्ट के रूप में सामने देखते हो, और ये प्रूव हो चुका है दोस्तों, है ना। अल्टीमेट आइटम का जो डायमीटर होता है दोस्तों 1 इंच का, याद रखिएगा, ये मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, है ना, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप इसके आगे 1/25 करोड़वा भाग वो एटम जो होता है, आपको ये प्रूफ हो चुका है दोस्तों, 1/25 करोड़ भाग से ज्यादा नहीं होता है ना। याद रखना आपको कि जो अल्टीमेट एटम होता है उसका डायमीटर 1 इंच में, ठीक है, 1 इंच का हम बता रहे हैं, 1 इंच का 1/25 करोड़, ठीक है, 1/25 करोड़ मतलब एक भाग का 25 करोड़ भाग से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एटम होता है 1 इंच में इतना, ठीक है। इसलिए कोई भी एटम भले ही छोटा होता है दोस्तों, लेकिन उसके क्यूबिक इंच, जो क्यूबिक इंच का स्पेस होता है दोस्तों, वो उसके स्पेस में अगर आप देखोगे तो आपको याद रखना है दोस्तों 15,625, ठीक है ना। अब मैं आपको काउंट नहीं कर सकता और आप भी काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूं यहां पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 और 18 जीरो हैं दोस्तों, है ना। याद रख लेना 15,625 और आगे 18 जीरो, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, आप कर सकते हो तो आप कर लीजिएगा दोस्तों। इतनी स्पेस में पैक हो सकता है, ठीक है, इतनी स्पेस में पैक हो सकता है, और इस एरिया में और भी ज्यादा एटम कंप्रेस हो सकते हैं, आप सोच सकते हो इस बात को, है ना। यानी आप जब देख रहे हो कोई भी एटम जो छोटा है, 3 क्यूबिक इंच का अगर लेवल देख रहे हो, तो उस स्पेस में 3 क्यूबिक इंच के लेवल पर इतने स्पेस में पैक हो सकता है, और ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, तो और ज्यादा आप इसको कंप्रेस करके पैक कर सकते हो, इतने एटम्स होते हैं इसमें। इसीलिए काउंट मेटी जी ने जब यहां पर देखा कि ग्लोबल्स में अगर हम इस एटम्स को पैक करें, तो स्क्लोफोसो के ग्लोबल्स में जब छोटे छोटे चट्टान को आप इकट्ठा कर रहे हो, उस रूप में आप यहां पर एटम कलेक्ट कर रहे हो, यानी आपने बहुत सारी छोटे छोटे चट्टान इकट्ठे कर लिए, है ना, और एक बड़े मास का आपने निर्माण कर लिया, वो चीज यहां कर रहे हो आप। यानी ये जो छोटे छोटे एटम्स हैं इनको आपने जोड़ लिया तो एक बड़ा एटम बन गया, यानी आपने एटम बम बना लिया, ठीक है।
इसलिए कहा जाता है हाई पोटेंसी मेडिसिन को रिपीट नहीं करना चाहिए। याद रखना, हाई पोटेंसी मेडिसिन को कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए। याद रखना दोस्तों, एक प्रकार का जो मैटर होता है ना, फ्री होता है ना, अन्य फॉर्म के रूप में मौजूद जो मैटर के साथ यूनाइट होने के लिए दोस्तों बिल्कुल फ्री होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही तनु, बहुत ही सूक्ष्म होता है ना। आप क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो ना, वो इतना सूक्ष्म होता है आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, है ना। दूसरे शब्दों में इसके मॉलिक्यूल्स मास एक दूसरे से जुदा जुदा होता है, यानी जितने भी कंटेंट है, आयरन ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, आप देखो सब अलग अलग है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ले लो, सबके केमिकल सूत्र अलग अलग है ना। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही तनु सूक्ष्म होगा, इनके जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं एक दूसरे से बहुत अलग होता है, उनके जो अनुपात होते हैं ना बहुत अलग अलग होते हैं। जो केमिस्ट होता है वो क्या करता है, दो सब्सटेंसेस को मिलाकर जो एक दूसरे पर रिएक्ट करते हैं, वो देखता है कि ये ज्यादा फोर्स प्रदान करता है जब लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व होता है, लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में होता है उसका फोर्स कम होता है। समझे मेरे कहने का मतलब क्या है? मैं इलेक्ट्रोमैथ के बारे में आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब केमिस्ट या एल्केमिस्ट या आप खुद जब मेडिसिन, ओरिजिनल मेडिसिन बुला लिया, स्पेजरिक आपके पास है, आप दो मेडिसिन को मिक्सअप कर रहे हो और वो देख रहे हो, तो क्या देख रहे हो आप? ये देख रहे हो कि फोर्स अगर ज्यादा है ना, तो आप देखेंगे लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होगा। लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व होता है, लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तो उसका जो फोर्स होता है कम होता है। यानी आप जब किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, आप अगर ओरिजिनल ग्लोबुल्स के रूप में ट्रीटमेंट करेंगे, सॉलिड फॉर्म के रूप में करेंगे, वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, वो सुपरफिशियल के लेवल पर काम करेगा, ऑर्गन्स के लेवल पर काम करेगा, सुपरफिशियल लेवल पर काम करेगा, आपको तुरंत रिजल्ट देगा, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं करेगा। माइंड इट। जब आप उसको लिक्विड फॉर्म में घोल के देंगे, उसका फोर्स ज्यादा होगा, लिक्विड फोर्स ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा, उसका जो तनुकरण होता है वो एटम्स को फैला देता है, और जितना फैलेगा उनके बीच में जितना फ्रिक्शन होगा उतना एनर्जी जनरेट होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं ड्राई स्टेट की तुलना में सॉल्यूशन में ज्यादा इफेक्ट एक्वायर्ड होता है या प्रोड्यूस होता है। आप इस चीज को बारीकली समझ जाना दोस्तों, अगर आप ये समझ गए आपका प्रोटोकॉल बहुत जबरदस्त हो जाता। ठीक है, याद रखना, कॉपी पेन संभाल लेना। अभी इस लेक्चर के बाद अगर आज टाइम मिला तो ठीक है, मैं आपको सारे ग्रुप्स की कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं, और वो बेसिक चीजें आपकी टेबल प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए बताने वाला हूं। हालांकि पूरे फार्मूले नहीं है वो, लेकिन ग्रुप के हिसाब से मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी टेबल प्रैक्टिस को बढ़ाइए और हमारे साथ जुड़ के आगे 1-1.5 साल 2 साल के बाद अपने अपने आप को देखिएगा आप कहाँ हो। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब आपने पार्टिकल्स को घोल लिया, ठीक है, तो वो जो पार्टिकल सॉल्वेंट्स के द्वारा अलग अलग कर दिए जाते हैं, है ना, जहां पर घुला ना वो उस सॉल्वेंट को अलग अलग कर देगा, है ना। अब जब अलग अलग करेगा तो क्यों कर रहा है भाई? जब आपने सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में आपने डिसॉल्व किया तो वो लगभग गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो गैस अलग अलग होगी सबकी, है ना, इसलिए वो अलग फॉर्म हो जाता है। जब यहां पर हीट न्यू केमिकल कंपाउंड को बनाने की जो संभावना होती है उसको बढ़ा देती है दोस्तों, है ना, इसीलिए मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ जाती है, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत अलग अलग हो जाते हैं, है ना। अब जैसे आप शरबत बनाते हो ना, आप तो वहां नींबू को ओरिजिनल 1 चम्मच डाला, 1 चम्मच शक्कर डाला, आपने उसको घोल लिया पानी में, वो तो घुल गया, घुल गया मतलब डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया मतलब यहाँ पास पास था तो आपको क्लियर नजर आ रहे थे, यहाँ शक्कर के दाने नजर आ रहे हैं, है ना, क्लियर नजर, लेकिन जब घुल गया ढूंढ के बता दो, है ना, आप नहीं ढूंढ पा रहे, क्यों? क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है, और जो आसानी से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है दोस्तों। आप देखो बिल्कुल सब अपने अपने लेवल पर काम करेगी, जिस मॉलिक्यूल का, जिस एटम का जितना पावर होगा उस पावर के हिसाब से काम करेगी, है ना। ये एक प्रकार का दोस्तों सूक्ष्म, है ना, माइन्यूट डायल्यूशन आपको नजर आता है। ये थर्ड डायल्यूशन का 1 चम्मच आप जब देते हो ना, यही इंपॉर्टेंट रोल डायल्यूशन का आप देखते हो, है ना। अगर ये थर्ड डायल्यूशन दे रहे हो और आप एक ग्लोबल्स को, जो एमएमपी ग्लोबल्स है उसको दे रहे हो, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा ताकतवर एक्ट करेगा थर्ड डायल्यूशन, है ना। ग्लोबल सुपरफिशियल काम करेगा, लेकिन जो वो थर्ड डायल्यूशन, उसी मेडिसिन का थर्ड डायल्यूशन बहुत डीप में जाकर काम करेगा। इसीलिए मेटी जी ने रेमेडीज का उपयोग यहां पर डायल्यूटेड फॉर्म में किया था। आप देखिए उनकी जितनी भी पुरानी बुक होगी वो इस प्रोसेस को समझकर वो डायल्यूटेड फॉर्म में उसका यूज करते थे। आप डायरेक्ट डिस्टिल वाटर बेस बना लो, ठीक है। मेटी जी की जितनी ओल्ड बुक होती सब में ये लिखा गया था कि ग्लोबल्स का उपयोग, वो ग्लोबल्स पहले बना लेते हैं तो बगैर ग्लोबल्स आरएस के नहीं बनती, आरएस की मेडिसिन से ग्लोबल्स प्रिपेयर किया जाता था और उसके बाद में उसको डाइल्यूट करके
डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन का उपयोग किया जाता था। लेकिन आज वही मेडिसिन को डिस्टिल वाटर में बना दिया गया है, स्पेजरिक एसेंस को, उसी डिस्टिल वाटर को डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके विदाउट स्ट्रोक आप इस मेडिसिन को ऊपर यूज कर सकते हो। तो जितने भी आप पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स बना रहे हो, आप डायरेक्ट D4 D5 D6 बना के रख लो, D10 तक डिस्टिल वाटर बेस्ड, ठीक है। खराब ना हो इसलिए 1-1 2-2 ml RS डाल दो, सेम रिजल्ट आपको, बनाने के बाद RS डालना ताकि वो खराब ना हो, लेकिन उसका जो पोटेंसी होगा, जो उसका डाइल्यूशन होगा वो सेम रहेगा। आप प्रिपेयर करना, जो भी मेडिसिन, मान लो आपको रूमेटिक अर्थराइटिस हुआ, S6C6RE देना है, आप S6C6RE के 10-10 ml ले लो, 30 ml बना के दे दो पेशेंट को, 10-10 ड्रॉप 3 टाइम, है ना। आप D6 से डायरेक्ट उठा लो। ये जो रिजल्ट होगा, आप जब सब मेडिसिन को अलग अलग प्रिपेयर करके रखेंगे आपके क्लिनिक पे, भले ही आपको मेडिकल स्टोर दिख रहा है, लेकिन आपका कभी भी कोई केस वापस नहीं जाएगा। आपको मान लो किसी को 10th डायल्यूशन में मिलाना है, मान लो A1 को 10th में मिलाना है और F1 को 3rd में ही मिलाना है, फिर क्या करोगे? आपने अगर कोई बेस बना के रखा है, पहले से सबको डायरेक्ट उठा लिया, तीनों को मिला के D4 D5 D6, तो कैसे बनाओगे आप? कैसे चेंज करोगे? बहुत बार ऐसा करना पड़ता है, कैसे करोगे? इसीलिए बहुत नेसेसरी होता है आप D4 से। कई हमारे पुराने डॉक्टर है, डॉक्टर जुगराज सर पंजाब से हैं, वो कहते हैं कि सर आपकी ये टेक्निक बहुत बढ़िया काम आ रही है, कि जब से हमने, वो भी पहले ऐसे करते थे, सब इकट्ठा मिला के बेस बना लिया और डाइल्यूट कर लिया, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि नहीं सर, जब से हमने अलग अलग मिला के बनाया है और अलग अलग मेडिसिन को जब भी जरूरत पड़ती है वो मेडिसिन उठा के हम पेशेंट को देते हैं, हमारे रिजल्ट 2 गुना तेजी से बढ़ गए, ठीक है। इसीलिए हमने ये जान लिया बहुत कम डोज का पावर क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म अभेद पार्टिकल जो आप दे रहे हो, याद रखना दोस्तों, बहुत बार आपको नजर आएगा ये गैसेस स्टेट में, एयर में तैरता रहता है ना। आप जब बहुत सारे स्मेल देखते हो ना, खाने की स्मेल आ रही भाई, तो स्मेल के सेंसेशन को कन्वे करता है ना, बहुत प्रभावी होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म उससे अफेक्टेड हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्यूसिरिक एसिड होता है, उसकी हल्की सी भी स्मेल आपने कर ली, वो व्यक्ति वहीं मर जाएगा। याद रख लेना, प्यूसरिक एसिड इतना खतरनाक होता है, प्रूसिक एसिड इतना खतरनाक होता है कि अगर उसको स्मेल कर लिया ना, वहीं मर जाएगा पेशेंट, है ना। याद रखना दोस्तों, बहुत बेहतरीन जहर होता है वो, है ना। याद रखना दोस्तों, वहीं अगर मान लो कोई जहर है ना, उस जहर का अगर 1/5 ग्रेन ही आपने व्यक्ति को दे दिया ना, 20 सेकंड के अंदर वो मर जाता है, 20 सेकंड के अंदर मर जाता है दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा, है ना। इसी प्रकार से कई और उपयोग है, जैसे रशियन लेदर बेल्ट जो होता है ना, रशियन का जो लेदर बेल्ट होता है, उसकी स्मेल से रूम में जितने भी मोल्ड या फंगस होते हैं, उनकी ग्रो करने की क्षमता को रोक देता है। वो बेल्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है, महंगा बहुत होता है ना। याद रखना, जो कोलरा के जो छोटे छोटे बैसिलाई होते हैं ना दोस्तों, जिन्हें हम छोटे छोटे होने के कारण बहुत मुश्किल से अपने आंखों से देख सकते हैं, केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही आप उसको देख सकते हो, ठीक है। याद रखना, 700 डायमीटर के जो मैग्नीफाइंग लेंस से है, उससे ही आप देख पाते हो, और जब उसको आप देखते हो दोस्तों, उसी के साथ जो जर्म्स होते हैं वो वहां पर कंज्यूम कर लिए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, स्ट्रॉन्ग मैन के आम पर आप देखो बहुत आसानी से टूट जाते हैं, है ना। इसीलिए आप रखना दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को, पेशेंट की जो ससेप्टिबिलिटी है डिसीज के द्वारा, माइन्यूट फोर्स के एक्शन के द्वारा अत्यधिक बढ़ा दी जाती है। अर्थात जब रोग पैदा हो रहे हैं तो उस व्यक्ति के ससेप्टिबिलिटी के आधार पर पैदा हो रहा है, यानी उस व्यक्ति का बचपन से बुढ़ापे तक या जवानी तक जो खुराक है ना, कहते हैं ना बचपन का खाया बुढ़ापे में काम आता है, उस व्यक्ति का बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है। अगर उसने अच्छा खाया है, न्यूट्रिशन अच्छा लिया है, उसका पावर बहुत रहेगा। अगर न्यूट्रिशन उसने प्रॉपर नहीं लिया, उसका पावर बहुत कम रहेगा। इसलिए आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि जब उसकी बॉडी का रेजिस्टेंस अच्छा है, तो आप देखो यहाँ पर कोई भी माइन्यूट फोर्स की मेडिसिन आप दोगे, उसकी एक्शन से उसकी इम्यूनिटी तुरंत बढ़ जाती है और पेशेंट तुरंत ठीक हो जाता है। इसीलिए क्यूरिंग कैपेसिटी नेगेटिव डाइल्यूटेड मेडिसिन में ही होती है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब हम कभी कहीं पर बैठते हैं दोस्तों, है ना, तो आप देखते हैं, मान लो एक आप रास्ते पे खड़े हो और आप देख रहे हो छोटे छोटे वाहन निकल रहे हैं, उसकी जो वेव्स हो रही है आपको परेशान करती है ना, वाइब्रेशन को आप सहन नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, है ना। उसी प्रकार से हम रूम की विंडो को डार्क या बंद रखते हैं दोस्तों, क्यों? क्योंकि लाइट के रेस को वहां पर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा पेशेंट, ठीक है। ये क्या है? ये उसकी ग्रेविटी को प्रभावित कर रहा है, उसकी बॉडी के इफेक्ट कर रहा है दोस्तों। कई लोग देखो म्यूजिक पसंद नहीं करते हैं और कई लोग लाउडर म्यूजिक पसंद करते हैं, है ना। ये एक प्रकार की स्ट्रेंथनिंग होती है, उसकी बॉडी की हैबिचुअलिटी होती है।
ये हर व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है, यानी उसकी स्वयं का बॉडी का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना एटमॉस्फेयर के हिसाब से, वो अलग अलग होता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, यदि वो इस एजेंट की एक्शन के द्वारा ससेप्टेबल हो जाएगा दोस्तों, जो कि उसके लिए बाहरी होता है, बाहर से आप उपयोग कर रहे हो, है ना, तो वो एजेंट की एक्शन प्रति इक्वली वो ससेप्टेबल हो जाता है। यानी आप जो मेडिसिन बाहर से दे रहे हो ना, वो उसको उसी प्रकार से ससेप्टेबल बना देगी, है ना। और ये लाइफ के करंट को फ्लो करने वाले जितने भी चैनल्स होते हैं उनके माध्यम से प्रवेश करेंगे। अर्थात आपकी बॉडी जिंदा है, इसका क्या क्या सबूत है आपके पास? आप कैसे कह सकते हो कि ये जिंदा है ना? मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, है ना, मैं खाने के बाद स्टूल पास कर रहा हूं, यूरिन पास कर रहा हूं, मेरे बॉडी के फंक्शन मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब मैं जिंदा हूं, है ना। यही चीज यहां पर भी समझने की जरूरत है। आप इन चैनल्स को जब दे रहे हो तो चैनल्स का माध्यम आपको पता होना चाहिए। चैनल का माध्यम मेटी जी ने बता दिया, वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द काजेस ऑफ डिसीज, यानी ब्लड और लिम्फ के माध्यम से आपकी पूरी बॉडी में सारा मेडिसिन, सारे मॉलिक्यूल्स, सारे एटम्स जा रहे हैं। तो इनमें से अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ, चाहे ब्लड में हो चाहे लिम्फो में हो, आप देखो डिसीज डेवलप हो रही है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोटोकॉल सेट होना चाहिए। ये डेली प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। इसलिए याद रखना, हम बहुत ही माइन्यूट सूक्ष्म पावर का, स्ट्रेंथ का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और ये प्राय हेल्दी सब्जेक्ट पर दे देंगे तो भी उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, उसकी बॉडी के इन ऑर्गन्स के फंक्शन को स्टिमुलेट कर देगा और फिर एज इट इज बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूं, आपके इसी साइंस को मॉडर्न साइंस ने भी स्वीकार कर लिया। आप देखो एट्रोपिन सल्फेट, है ना, एट्रोपिन क्या है? बेलोडोना का एल्कलाइड है ना। तो याद रखना, एट्रोपिन का जो सॉल्यूशन होता है, जो 1/40,000 प्रोपोर्शन में, यानी एक पार्ट एट्रोपिन का 40,000 जो होता है वहां पर व्हीकल का, उसको मिला लिया जाता है। बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों, आई की प्यूपिल के साइज को अल्टर करने में। जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं ना, इसका उपयोग करते हैं, प्यूपिल के साइज को अल्टर कर देगा। ठीक है, यही कारण है जो ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन जो एट्रोपिन सल्फेट का मेडिकल डोज को 1/5000 में 1 ग्रेन में फिक्स करता है दोस्तों, है ना। और याद रखना दोस्तों, जो मस्कुलर फाइबर होते हैं ना, वो कुछ सब्सटेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए इसके एक पार्ट को 1000 से 2000 वाटर के पार्ट से अफेक्शन कर दिया जाता है, वो उसको अफोर्ड कर लेता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन बनाता है ना। और एमोनिया की जो थोड़ी सी मात्रा उसमें डाल दी तो याद रखना, टोबैको में, स्मोक में पर्याप्त होती है लगातार दोस्तों उसके पल्सेशन को सामने लाने के लिए। अर्थात जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं उनको सामने लाने के लिए आपके लिए पर्याप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी मॉडर्न साइंस के रूल्स हैं वो अपोजिट वर्क करते हैं, लेकिन आपका साइंस जो होता है वो कहता है कि कोई हाइपर काम कर रहा है या हाइपो, यानी कुछ स्टेज आपकी बॉडी में बढ़ गई है, कुछ घट गई है। बढ़ी हुई स्टेज है, आपको वहां पर नेगेटिव जाना है, घटी हुई स्टेज है, आपको पॉजिटिव देना है। इसीलिए याद रखना, जब एटम थ्योरी का आप यहां पर इस्तेमाल करते हो तो आपको याद रखना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, जिसके ऊपर जो मॉडर्न साइंस की मेडिसिन लेस एक्टिव होती है, लेस सेंसिटिव होती है, और हमारा हमारा जो पावर होता है दोस्तों वो बहुत माइन्यूट डोज होता है ना, इसका माइटी इन्फ्लुएंस होता है। ये कहां कहां जा काम करेगा दोस्तों, मेटी जी ने आपको दिया, तब तक उनके पास रिसर्च नहीं था, बहुत कम डॉक्टर उनको सपोर्ट करते थे, सारा अपोज करते थे उनको, जितने होम्योपैथ डॉक्टर थे पिले पड़े थे उनको बर्बाद करने के लिए कि नहीं ऐसा साइंस कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको पता था ये बहुत एडॉप्टिव साइंस है। होम्योपैथ डॉक्टरों ने जितने ने अडॉप्ट किया ना, भाई होम्योपैथ तो कहता है सिंगल मेडिसिन एक बार में देना चाहिए इंडिविजुअलिटी के आधार पर, लेकिन आप देखो आज कितनी कंपनियां खुल गई होम्योपैथ की, और सारी कंपनियां पेटेंट बना रही, और पेटेंट बना रही है तो उसमें देखो 5-5, 7-7, 8-8 प्लांट बना रही है, तो होम्योपैथ का है ही नहीं, ये तो प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बेस पे बन रहा है ना। याद रखना, सिद्धांत हमारा चला गया है, आते समय में पता नहीं आपको मिले नहीं मिले, लेकिन होम्योपैथी सिद्धांत के आधार पर बहुत आगे निकल गया। याद रखना दोस्तों, इस मेडिसिन को जब आप माइटी इन्फ्लुएंस कर रही है, अभी तक रिसर्च में मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, हमारे जितने सीनियर्स हैं उन्हें नहीं पता कि ये मेडिसिन कैसे काम कर रही है और कितना डीप में काम कर रही है। हम दे रहे हैं एपिलेप्सी के लिए, पता चला कि ब्रेन ट्यूमर गायब हो गया। हम दे रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के लिए, पता लगा उसकी किडनी जो श्रिंक हो रही थी वो ठीक हो गई, है ना। अब मेडिसिन हम क्या S1 दे रहे हैं, C1 दे रहे, A1 F1 B दे रहे, लेकिन किडनी भी साफ हो गई। ऐसा क्यों हुआ, है ना। अभी कोई रिसर्चर नहीं बता पा रहा है डायरेक्टली। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के माइन्यूट एटम थ्योरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो याद रखना 1 बटा, है ना,
1/14 लाख जो ग्रेन होता है ड्रोसेरा रोटंडिफोलिया, याद रखना, ड्रोसोरा रोटंडिफोलिया यानी P3 को 30 पोटेंसी में वुपिंग कप में आप जब देते हो दोस्तों, तो ये 3 से 4 डोज देने की जरूरत है, वुपिंग कप बंद हो जाता है। एक ही दिन में सुबह दोपहर शाम को रात को 3 से 4 डोज दे दीजिए, वुपिंग कप बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ड्रोसेरा रोटंडिफोलिया के लीव्स जो पत्तियां हैं उसके ऊपर विजिबल एक्शन करता हुआ देखा गया दोस्तों। यानी एक ग्रेन का यहां पर जब आप 20 लाख से ऊपर 1/20 लाख जो होता है ना पर्याप्त होता है दोस्तों, है ना। जो आपके इंसेक्टो वोवरन प्लांट्स होते हैं दोस्तों, उनका जो मोशन होता है ना उसको मोशन कराने में पर्याप्त होता है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी चीज को आप किसी चीज में डाइल्यूट करते हो तो उसका जो बढ़ना होता है ना, वो किसी भी लेवल पर पावर को आप रोक नहीं सकते। वो पावर वहां डाइल्यूट होकर बहुत माइन्यूट फॉर्म में एनर्जी को डेवलप कर लेता है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो इतने डीप में जाकर काम करता है जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते हो, है ना। यही कारण है दोस्तों कि कोई भी साल्ट के एक ग्रेन में इतने मिलियन एटम्स होते हैं दोस्तों। उन मिलियन एटम्स के ग्रुप को, एटम्स के किसी भी ह्यूमन के आई से आप नहीं देख सकते, किसी भी ह्यूमन के आई से आप नहीं देख सकते हो दोस्तों। आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ही यूज करना पड़ेगा। प्रत्येक एनर्जी जब आप क्यूबिक इंच में देखोगे, प्रत्येक क्यूबिक इंच में दोस्तों जो एनर्जी होती है 1000 स्टोन के रूप में, ऐसे ही जो एटम्स होते हैं ना 1000 स्टोन के रूप में ऐसे ही स्टोर रहती है दोस्तों। इसीलिए मेडिसिन के जितने भी स्मॉलर पार्टिकल होते हैं दोस्तों, उतना ही उसका फिजिकल रेजिस्टेंस वहां पर दोस्तों कम होता है। याद रखना, जितना पावर होगा ना फिजिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। यदि उन्हें डाइल्यूशन के रूप में वहां पर टिश्यूज में भेजा जाएगा तो उसमें से केवल माइन्यूट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही इन्फेक्टेड पार्ट के कैपिलरीज में से आसानी से पास हो जाते हैं और बहुत आसानी से वहां पहुंच जाते हैं। याद रखना इस बात को, जितना माइन्यूट फॉर्म दोगे बहुत आसानी से फ्लूइड के माध्यम से डिसॉल्व होकर, सोडियम पोटेशियम पंप के माध्यम से डिसॉल्व होकर बहुत आसानी से डिफ्यूज होकर जो इन्फेक्टेड पार्ट है उस इन्फेक्टेड पार्ट में बहुत आसानी से चले जाते हैं और जहां पर पहुंच जाते हैं दोस्तों बहुत आसानी से अपना वर्क डीपली सीटेड काम करते हैं। यह है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दोस्तों। क्यों? अगर आपको इस चीज को समझना है तो मैं आपको आपके फिजियोलॉजी के आधार पर ही बता सकता हूं। अगर आप ब्लड लेते हो ना, है ना, आपको मालूम है एक ड्रॉप ब्लड में कितनी आपको वहां पर काप्सल्स नजर आ रही है, आरबीसी नजर आ रही, सेल नजर आ रही, 30 लाख, है ना। याद रखना दोस्तों 30 लाख आपको आरबीसी उसमें एक ड्रॉप में पाई जाती है ना। और अगर आप एक काप्सल का साइज देखते हो तो 1 इंच में दोस्तों 1/12 × 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 12 × 10, 1/12, ठीक है। आप जोड़ लीजिए, इतने 1 इंच में इससे ज्यादा नहीं होता। अब इतना भी बहुत है ना। याद रखना दोस्तों, किसी भी पदार्थ को देख दो, आप कोरोसिव पदार्थ ले लो जो बहुत ज्वलनशील है ना। याद रखो उसको जब एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं ना 1/50,000, एक से यहां पर जब आप किसी चीज को लोगे ना 1/50,000, है ना, इस रेशियो में आप यूज करते हो, ठीक है। यही एक्सटर्नल में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में यूज किया जाता है दोस्तों। यानी माइन्यूट डोज में वो मेडिसिन यूज की जाती है जो बहुत डीप में जाकर काम करती है, जैसे कि कोई इंसेक्ट के काटने पर वो अपना पॉइजन जिस स्टिंग से, जो आपका उसका जो कांटा होता है उससे आपके शरीर में इंट्रोड्यूस कर देता है। उसके कारण कई बार भाई मधुमक्खी के काटने के कारण कई बार आपने सुना होगा कोई आदमी मर गया, आपने सुना होगा बिच्छू ने काटा मर गया, सांप ने काटा मर गया। ये क्या है? पॉइजन तो बहुत छोटे से क्वांटिटी में डाला गया था, है ना, बहुत छोटे से क्वांटिटी में। तो उसने करा क्या? उसने किस चीज का डैमेज किया? आपकी बॉडी के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज किया। अर्थात अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। जब आपको हार्मोनल सिस्टम पे काम करना है, ग्लोबल्स वाली मेडिसिन टॉप क्लास काम करेगी। क्यों? क्योंकि ये सुपरफिशियली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और सुपरफिशियली जब न्यूट्रिशन मिलता है, हार्मोन्स का लेवल, ग्रोथ का लेवल, बॉडी का डिमांडेड लेवल टॉप क्लास होता है। आप देखो पूरी बॉडी बहुत तेजी से ग्रो करती है, लेकिन यदि कोई डिसीज मल्टीपल ऑर्गन में फैल चुकी है, एक ऑर्गन से 10 ऑर्गन में फैल चुकी है, तो आपको याद रखना है डिसीज यहां से ऐसी गई है तो आएगी भी ऐसी ही, ठीक है।
बाहर निकलेगी भी वैसी, जो सबसे बाद में हुआ वो पहले ठीक होगा और रिवर्स में गैर चलता रहेगा, जो पहले प्रभावित हुआ वो सबसे आखिरी में जाएगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को ठीक करने के लिए आप सोचेंगे कि बड़ी मात्रा में यहां पर जो आपका मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो इससे संबंधित आपको याद रखना पड़ेगा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जानने के लिए कि पॉइजन का डेडली एक्शन को आपको रोकना है तो आप कैसे रोकोगे। भाई कोई भी डिसीज डेवलप हो रही है तो आप समझ जाओ पॉइजन ही है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस ही है, ठीक है। उसके एंटीजन, उसके बैक्टीरिया के जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके बॉडी में डिफेक्टिव प्रोसेस पैदा कर रहे हैं, इसीलिए तो आपका होम्योस्टेसिस बैलेंस बिगड़ गया है ना। इसीलिए याद रखना यहां पर बहुत आसानी से समझना जरूरी है कि यदि एक वायरस का स्मॉल पोर्शन बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा ना, तो आप देखो कंसिडरेबल डाइल्यूशन में दिया जाता है दोस्तों, जो टिश्यू के लोएस्ट लेयर में या उसकी जो सबसे माइन्यूटेस्ट कैपिलरी, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है वहां तक पेनिट्रेट कर जाता है ना। ये काफी होता है समझने के लिए कि यदि किसी रेमेडी को, इलेक्ट्रोमेपैथ के रेमेडी को ऐसे ही डाइल्यूट करके दिया जाएगा तो सोचिए वो कितने डीप में जाकर काम करेगा, है ना। इसीलिए डाइल्यूशन मेथड जो डिस्टिल वाटर बेस्ड मेथड है बहुत टिपिकल है, बहुत डीप में जाकर काम करती है, लेकिन अभी हमें बहुत सारे रिसर्च करने की जरूरत है ना। वो D10 तक काम नहीं देगा, उससे भी आगे जाने की जरूरत है ना। मैं उसको प्रमोट करता हूं कि डिस्टिल वाटर में डाइल्यूशन बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, फंगस, है ना। फंगस आ जाना एक सबसे डेंजरस काम है कि अगर मान लो किसी को आपने दिया और उसके बॉटल में फंगस आ गया तो आप पे क्लेम भी कर सकता है। अगर आपने थोड़ा सा डीजल व्हीकल में बनाया तो 1-1.5 साल तक वो मेडिसिन उसके पास पड़ी भी रहेगी तब भी फंगस नहीं आता। इसलिए थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर होता है ना, याद रखना इस बात को। ठीक है, लास्ट पार्ट, आप जब रेमेडी का इफेक्ट देखते हो तो आप यही बोलते हो यार कितने दिन में आ जाएगा रिजल्ट, है ना आप अंतर्यामी हो, न मैं अंतर्यामी हूं, न पेशेंट है। पेशेंट ये क्वेश्चन सबसे पहले करता है। आप उससे कहिए मेडिसिन लग जाएगा तो 10 दिन में भी रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो 1 साल भी लगेगा। क्लियर कट, आपके पास अनुभव होगा तो आप खुद बोल दोगे कि ये डिसीज मैंने इस पेशेंट का इतने दिन में ठीक किया था, लगभग इतने दिन में, थोड़ा बहुत कम ज्यादा समय लगेगा, आप ठीक हो जाओगे। आपको पता होना चाहिए रेमेडी का फर्स्ट इफेक्ट बहुत ही, है ना, उसकी भावना को जगा देगा कि यार आपने बहुत स्ट्रांग डोज दिया था यार, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। उसके बाद मेडिसिन के कार्य करने पर जो डिफरेंट प्रकार के सिम्टम्स इंडिकेट करे थे उसने, वो इंडिकेट सिम्टम बहुत सारे गायब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो बॉडी का पॉइजनस सिस्टम होता है ना, आपकी मेडिसिन उसको जल्दी जल्दी शरीर से बाहर निकालती है, जिसने आपके पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर सेल्स को वहां मतलब टॉक्सिफाई कर दिया था, है ना। उसके कारण आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस प्रभावित हो गया था, चाहे वो ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, है ना। ये उसको जल्दी से बाहर निकालता है दोस्तों। और प्रचुर, आप जब नजर आएगा ना, एक्सेसिव परस्पायरेशन होगा, आपको पसीना आपको देखो, है ना। भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही निकालेगा ना। आप देखो छोटे छोटे इरप्शंस आपके बॉडी में आ जाएंगे। भाई एक्ने होता है तो क्यों हो रहा है ना। रोजेटा आपको नजर आता है, आप कॉप्लिक से स्पॉट देखते हो टाइफाइड में पिंक कलर का, ठीक है, ये क्या है, स्लाइट इरप्शंस होते हैं, है ना। पेनलेस डायरिया के रूप में आप देखो, अगर किसी को डायरिया लग रहा है इसका मतलब आपके हाथों में टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ गए, है ना, इसलिए आपको डायरिया लगा। और डायरिया के रूप में सावधानी रखने की जरूरत होती है कि ज्यादा मात्रा में ज्यादा समय तक अगर होता है आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, किडनी और हार्ट, ब्रेन सब अफेक्टेड हो जाएगी। इसीलिए जनरल हेल्थ इंप्रूव हो जाए, लोकल अफेक्शन के लेंथ को आप सबसाइड कर दें, यानी जिस ऑर्गन का अफेक्शन है वो आपकी बॉडी को मोर अफेक्ट ना करे, इसलिए आपको पूरी जनरल हेल्थ पे जाना पड़ेगा, आपको जनरल हेल्थ के लेवल पर कंसिडरेशन करना पड़ेगा दोस्तों। जब ऐसा होगा तो याद रखना, कोई भी साधारण पेशेंट जो होता है ना, कोई परेशान होता है, चिंतित होता है, जब भी तो ट्रीटमेंट को भागता है डॉक्टर के पास। आप उसको समझा दीजिएगा कि मेरा ट्रीटमेंट धीरे काम करता है, डिसकंटिन्यू करा तो आपको प्रॉब्लम है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, डिसकंटिन्यू नहीं करना आपको, ठीक है। वो भूल जाता है कि उसे कोई भी क्योर नहीं मिल रही है, उसको ये लगता है अरे यार 20 दिन हो गए अभी तक असर नहीं आया, है ना। याद रखना क्योर तब होगी जब आपका मेडिसिन का पावर उसकी डिसीज के पावर के ग्रेविटी के अगेंस्ट वहां पर बिल्कुल सेम पावर, यानी उसको मान लो 30 डायल्यूशन की जरूरत है, अब उसको D6 की जरूरत है, आपने D5 दिया तो काम नहीं करेगा, आप D6 दोगे उस तुरंत काम करेगा, है ना, काम करके रुक जाएगा। इसीलिए आपको याद रखना है कोई भी क्योर कंप्लीट तभी होती है जब बाहर की जितनी भी चीज उसके अंदर आई है वो क्लियर हो जाएगी।
यानी इम्प्यूरिटीज जितनी भी है जो कहीं भी ऊपर नीचे कोने में कहीं भी छिपी हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाए। जितनी जल्दी बाहर जाएगी उतनी जल्दी आप टॉप क्लास रिजल्ट दिखा पाओगे। यानी आप जब भी मेन चीप रेमेडीज का यूज करते हो, सिम्टम के चले जाने के बाद भी कुछ समय तक आपको ट्रीटमेंट देते रहना चाहिए, है ना। कैंसर में स्क्रोफ्लोसो, जियापून यानी S1 S10, है ना। और कभी कभी कैंसर दोस्तों जिंदगी के अंतिम समय तक देने की जरूरत होती है। आप ये मत सोचो कि आपने कैंसर को रिकवर कर लिया तो पुनः नहीं आएगा, रिकरेंट भी हो सकता है, इसीलिए जिंदगी भर भी उसको देने की जरूरत हो सकती है। आप 300 रुपए का प्रोटोकॉल बनाइए, है ना। S1 या जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक स्लास, ये 3 चीज देते रहिए। कहना आप जिंदगी भर खाते रहो, स्वस्थ रहोगे, है ना। आप किसी भी पेशेंट को बोलिए, आप 1-2 महीने अगर पेशेंट को खिला दोगे ना तो भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका बेनिफिट पेशेंट खुद देखेगा। उसका हंगर क्राइटेरिया बढ़ जाएगा, उसकी हेल्थ स्टेटस बढ़ जाएगा, उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ जाएगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वो जो बार बार बीमार पड़ता था, सालों बीमार नहीं पड़ेगा। अगर उसने 1 साल भी ले लिया ना, तो वो दूसरों को लेकर आएगा। और मेरा उसूल है, एक पेशेंट ठीक करो, 10 पेशेंट गिफ्ट में मिलेंगे। यदि एक पेशेंट बिगड़ा, 10 पेशेंट बिगड़ जाएंगे, है ना। ये उसूल है मेरा, और ये मेरा उसूल सारे डॉक्टर्स ने जब देखा है 100% फैक्ट है। ठीक है। सभी केसेस अलग अलग होते हैं, उनके ठीक होने में लगने वाला समय अलग अलग होता है, इसलिए आप किसी को कंपैरिजन नहीं करना, है ना। कभी कभी तो केवल इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते ही पेशेंट ठीक हो जाता है, और कभी कभी आप कितने ही वीक्स कई इलेक्ट्रिसिटी कई रेमेडीज दे दो, वो ठीक नहीं होता, है ना। डिसीज को कंप्लीट क्योर करने के लिए हर पेशेंट के लिए क्राइटेरिया अलग होगा, इसलिए आपका भी क्राइटेरिया पेशेंट को समझाने का, पेशेंट को बोलने का अलग होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैं एक बार में इस क्राइटेरिया का उपयोग करके उसको ठीक कर दूंगा, आप गलत सोच रहे हो दोस्तों। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए आप लोग कॉपी पेन ले लेना, मैं कुछ बहुत अच्छी चीजें बातें आपको बताने जा रहा हूं, आप नोट करना, क्योंकि मेरे आदत है जल्दी बोलने की, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें सिखाना है ना। तो कई लोग कहते हैं अरे सर आप तो बहुत जल्दी बोलते हो। भाई आप नहीं सुन सकते तो आओ ही मत क्लास में, क्योंकि इतना है कि देने में मुझे 5 साल लग जाएंगे, है ना। मैं आपको 2 साल में देना चाहता हूं, है ना। न्यू डॉक्टर्स आपके लिए खास, जो पुराने हैं वो तो सब ठीक है, परफेक्ट है अपने आप में। जितने न्यू डॉक्टर्स होते हैं ना, D1 से ट्रीटमेंट करने के मेथड को समझ लीजिएगा, है ना। हम क्या करते हैं, पहले D3 D4 D5, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 30 200 1M अन्य टेक्निक से ट्रीटमेंट करते रहते हैं। लेकिन यदि वहां सफलता नहीं मिलेगी तो क्या करोगे आप, है ना। याद रखना, कई बार कम सफलता मिलती है, ठीक है। यहां पर बार कम सफलता मिलती है, तो वहां पर वही मात्रा, वही विधि, नेगेटिव और पॉजिटिव देखे बगैर, टेम्परामेंट देखे बगैर यदि आप D1 से प्रैक्टिस करते हो ना, तो और ज्यादा पॉजिटिव आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू ग्लोबल्स। ठीक है, ग्लोबल्स में प्रिपेयर करके, डायरेक्ट नहीं देना, फिर समझा रहा हूं। इलेक्ट्रोमेपैथ में ऑर्गन का ट्रीटमेंट किया जाता है, यही बोलते हैं सब। किसी भी पेशेंट में एक अगर कोई डिसीज डेवलप होती है या कोई उसको प्रॉब्लम वहां पर डेवलप होती है, तो एक नहीं होती, कई जगह अफेक्टेड होता है, अक्सर मिलता जुलता, मतलब बहुत तरह का जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट लेकर आता है ना। जिस ऑर्गन का अगर उसको प्रॉब्लम है दोस्तों, आपका डायग्नोसिस अगर परफेक्ट है, उसी के अनुसार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन को एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। उस मिक्सचर को तैयार करके आप जब मेडिसिन देते हो ना, टॉप क्लास रिजल्ट मिलता है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए, एक पेशेंट क्लिनिक में आया आपके, है ना। पेशेंट की डिटेल आप वहां पर स्टडी करते हो, उसके बाद जब उसके कष्टों का डायग्नोस करते हो, उसके प्रॉब्लम का आप कंफर्म डायग्नोसिस करते हो दोस्तों, तो एक ग्रुप की मेडिसिन सिलेक्ट करते हो। जैसे स्क्रोप्लोसो ग्रुप से एक मेडिसिन, कैंसरोसो ग्रुप से एक मेडिसिन, ठीक है, फेब्रिफ्यूगो ग्रुप से एक मेडिसिन, आप यही करते हो ना, है ना, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग करते हो, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जब आप एक दवा, कोई राइट साइड में डिसीज है या उसके लेफ्ट साइड में डिसीज है, आप ये पहले देखो। यानी अगर आप स्क्रोफलोसो ग्रुप के मेडिसिन, कैंसरोसो ग्रुप के मेडिसिन देखोगे वो ठीक है, लेकिन जब आप ये देखते हो कि उसको राइट साइड में पेन हो रहा है या लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, तो हार्ट की तरफ जाइए, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में। यहां पर अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है तो S1 A1 का जोड़ा बनता है, राइट साइड में हो रहा है S1 S2 और A2 का जोड़ा बनता है, और अगर दोनों साइड हो रहा है A3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो ये आपका डायग्नोस्टिक टूल होना चाहिए।
ठीक है, यहां पर एक ग्रुप में से एक मेडिसिन ले लिया आपने, ठीक है, ये अलग दवा कर लिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो लंग्स से संबंधित कोई भी मेडिसिन P1 P2 P3 P4। P1 आपके पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, P2 आपके लोअर यानी लंग्स के ऊपर, P3 फीमेल के लिए 10 साल से कम के बच्चों का, और P4 ओल्ड एज के लेवल पर रामबाण काम करती है। अकॉर्डिंग आप प्रोटोकॉल सिलेक्ट कीजिए, है ना। आपको अगर कहीं पर वर्म्स की प्रॉब्लम है, कहीं इचिंग की प्रॉब्लम है, कहीं इरप्शंस की प्रॉब्लम है, कहीं कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है, वर्बन का सिलेक्ट कीजिए। पेन की प्रॉब्लम है, बुखार आ रहा है, वर्बन के साथ F1 का सिलेक्ट कीजिए। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, अभी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसीलिए पॉजिटिव में भी करना सीख लीजिए आप। कोई भी डिसीज आपको नजर आ रही है 30 दिन से अधिक हो गई, है ना, 30 दिन से अधिक हो गई दोस्तों, तो वहां पर वेन1 का भी आपको उपयोग करना पड़ेगा। हर रोगों में नहीं करना, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हेरिडिटरी जेनेटिक डिसीज और 30 दिन से इसको ज्यादा हो गया, वेन1 का प्रयोग कीजिए आप दोस्तों, ठीक है। सभी रोगों में L1 का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि L1 मिडिल मैन है, ब्लड को लाना ले जाना L1 का काम है। सभी रोगों में L1 मेनली यूज, मेरे पास सबसे ज्यादा L1 यूज होता है दोस्तों, ठीक है। आवश्यकता अनुसार हो तो इलेक्ट्रिसिटी का चुनाव करिए दोस्तों, समझ में आए तो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करें, नहीं तो डब्ल्यू सबसे बेस्ट है, हर केस में डब्ल्यू दे सकते हो दोस्तों। सभी मेडिसिन आपको D1 में मिलाना है, कैसे करोगे आप? बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। 30 ml डिस्टिल वाटर ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वहां पर 2-2 ड्रॉप डालकर 10-10 ड्रॉप से दिन में 3 से 4 बार दे दीजिए, है ना। आवश्यकता अनुसार अगर सीरियस कंडीशन है हर आधे घंटे में दे दीजिए, हर 1 घंटे में दे दीजिए दोस्तों, ठीक है। आप मान के चलिए जिस ऑर्गन में ज्यादा कष्ट हो उस ऑर्गन की अलग से भी दवा बनाकर आप दे सकते हो, ग्लोबल्स में बना दीजिए आप, है ना। मान लो आपने एक पेशेंट को सर्दी हुई, आपने S1 C1 A1 F1 RE का प्रयोग किया, है ना। आपने क्या करना है, 30 ml डिस्टिल वाटर में D1 से 2-2 ड्रॉप सबकी डाल लेना, मिक्स कर लेना, 10-10 बूंद 4 बार दे देना, करेक्ट, ठीक। अब ये डिसाइड करो कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में रेस्पिरेटरी मेडिसिन दे दो आप, गले में पॉजिटिव मेडिसिन कोई भी ग्लोबल्स बना के दे दो, आप देखो तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों, 100%। मान लो हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो क्या करोगे आप, है ना। इसके साथ में बहुत वीकनेस लग रही, बोन में पेन हो रहा, C4 की D1 में गोली बनाइए, है ना। और 30 नंबर में आप जो बनाते हो 10 to 20 ग्लोबल्स, उसको 3 से 4 बार 1-1 घंटे पे आप दे दो, 5-5 मिनट पे भी दे सकते हो अगर ज्यादा होता है ना। जैसे ही फायदा होता है ना, डोज रिड्यूस करते चले जाओ। यानी आपने जो 10-10 ग्लोबल्स दिया 3-4 बार, पेन बंद होने लगा, 8-8 कर दो, 6-6 कर दो, 4-4 कर दो, 2-2 कर दो, 1 महीने के अंदर आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा 101%, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करते हो, मैंने किया ये चीज, मैं डॉक्टर AK सिंह सर से इसीलिए जुड़ा था, उनका ये D1 वाला फार्मूला मुझे बहुत पसंद आया था। S1 और S2 D1 में भोजन के पहले आप 10 गोली सुबह शाम देना चालू करो, दिन में 3 बार, आप दे कर देखो, आप करके देखो, फिर मुझे बताना क्या रिजल्ट मिला। S10 D1 में 10 गोली भोजन के बाद दिन में 3 बार देखो, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कोई भी केस में S1 S10 और स्लास तीन चीजों का अगर आपने उपयोग कर दिया, 50% केस आपको हैंडल नहीं करना, 50% ये तीनों मेडिसिन कर जाएगी, बाकी का 50% अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक डिसीजेस आपको प्रोटोकॉल तय करना है ना। आप एक्सटर्नल यूज में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बाहरी रूप में करिए, हर जगह करिए। हमारे अभी जो मुकेश बाबू गुप्ता सर दिल्ली के हैं, शानदार रिजल्ट ले रहे हैं केवल एक्सटर्नल लेवल पर, है ना। याद रखना बहुत ही टॉप क्लास रिजल्ट आपको मिलता है ना। छोटा सा उदाहरण, अगर मान लो ईयर एक हुआ, कान का दर्द हुआ, है ना, 5 ml RS ले लीजिए आप, 5 ड्रॉप वहां पर दोस्तों मेडिसिन की डालिए आप, है ना, जी की डालिए, 5 ड्रॉप डालिए, है ना। कान साफ करके 4 ड्रॉप दवा रुई में कॉटन में डालिए और कान में यहां लगा दीजिए आप, है ना, सुबह शाम लगाइए आप, प्लग करना बोलते हैं इसको, ठीक है। 3 से 4 दिन में देखो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इवन ओटोरिया जैसी प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसाइड होना शुरू हो जाता है ना। ये बहुत ब्रिलियंट सिखाया है मैंने, सीखा है दोस्तों। बस एक ही चीज है दोस्तों, खटाई का परहेज करना चाहिए आपको, ठीक है, खटाई का परहेज करना है आपको बस। अगर मान लो किसी को पेन हो रहा है क्या करोगे, है ना, पेन हो रहा है क्या करोगे, एक्सटर्नल यूज बनाना है साहब, पेन हो रहा बहुत ज्यादा हो रहा, बताओ क्या करना है ना। याद रखना दोस्तों, S5 C5 A2 F2 WG RE, ये तीन इलेक्ट्रिसिटी में से एक या दो इलेक्ट्रिसिटी आवश्यकता अनुसार D1 से लो, ठीक है। 100 ml
100 ml। याद रखना, ये सबसे जबरदस्त पेन किलर मैं बता रहा हूं आपको। S5, C5, A2, F2, WE, RE और G। ठीक है, WE, RE कंबाइंड सबसे कॉमन, लेकिन जब हील करना हो तो RE हटा के बाद में G डालना। आवश्यकता अनुसार D1 से 4-4 ड्रॉप लेकर 100 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करके जो रोग है उस स्थान पर दिन में 3 बार आपको वहां पर 5 से 10 मिनट के लिए अप्लाई करना है। यानी आप वहां पर कोल्ड वाटर में जो ठंडा पानी है उसमें डाल दीजिए, उसमें कॉटन का कपड़ा भिगाइए, वहां पर्टिकुलर रख दीजिए आप। ठीक है, याद रखना दोस्तों, स्पेशल कंडीशन में कम या ज्यादा करने पर भी वहां पर 1 या आधा चम्मच दवा उसमें डालकर कपड़ा भिगोकर 30 मिनट अगर आप रखते हैं, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पेन किलर होता है विदाउट एनी मेडिसिन टेकिंग, केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट। और ये केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की देन है, केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की। थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड पेशेंट को हम लोग और हमारे ग्रुप के जितने सीनियर मेंबर्स हैं क्यूर कर चुके हैं। केवल पेन की बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, स्किन डिसीज की बात कर लो। कई डॉक्टर्स कहते हैं कि स्किन डिसीज बहुत जबरदस्त काम करती है, बिल्कुल स्मेल, स्मेल से भी, यस सर बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है इसका स्मेल से भी, लेकिन वहां पर D6 में स्मेल कराना पड़ेगा, है ना। स्मेल क्रूड में D1 में नहीं कराना, बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आप D6 में करा दो, मास्टर रिजल्ट मिलता है। स्किन डिसीज में ईच की मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि 1 दिन से 15 दिन के अंतराल से देने पर बहुत ज्यादा सफलता दिलाती है। हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर कर देते हैं, है ना, रेगुलर कर देते हैं। मैंने स्किन 1 और स्किन 2 का फार्मूला दिया, वो आप 60-60 ड्रॉप एक ही दिन में 1-1 घंटे के अंतर पर 6 बार अल्टरनेट करके दोनों दे दो। 15 दिन कुछ मत दो, आप देखो स्किन का जो भी प्रॉब्लम होती है ना, मैक्सिमम प्रॉब्लम सबसाइड हो जाती है दोस्तों, मैक्सिमम प्रॉब्लम। आप स्किन में जब रेगुलर करते हो ना, तो स्किन क्या करता है, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ एग्रावेशन करता है, इरप्शंस करता है, पेशेंट घबरा जाता है, अरे यार ये क्या है। जितने भी रिंगवर्म दराज वाले पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो ना, कभी भी रेगुलर मत करो आप, वीकली डोज दो, है ना। मेन मेडिसिन वीकली, S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर, और स्लास नाइट में, है ना। आप यहाँ पर स्लास और वर्ड2वाई को आपके एक्सटर्नल जो ऑयल आप बनाओगे ना, या एक्सटर्नल कंप्रेस दोगे ना, उसमें स्लास वर्ड2वाई को ऐड कर लो, एपीपी को ऐड कर लो, आप देखो कितना ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है ना, स्किन डिसीज के लेवल पर। वाउंड, बॉयल्स, टिश्यू, लिम्फ से संबंधित जितने भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे खुजली आ रही है, रिंगवर्म आ रहा है, एक्जिमा हो रहा है, सभी प्रकार के कफ आ रही है, सभी तरह के जो सिक्रेशन बहुत ज्यादा डीपली सीटेड है, लिम्फेटिक सिस्टम पर अपने प्रभाव डाल दिए है, बहुत सारे जो सब्सटेंसेस जो हम लोग डेली खाते हैं दोस्तों, वो उन जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इस काम में बहुत अड़ंगा डालते हैं, है ना। आप खटाई खा लो, बैंगन खा लो, टमाटर ज्यादा खा लो, दूध ज्यादा पी लो, है ना। अगर आपकी बॉडी में पॉइजनस मेटाबॉलिक वेस्ट वहां पर उत्पन्न हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, कई लोग नहीं समझते, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, साहब क्या हम लोग मांस मछली अंडा नहीं खा सकते, है ना। चर्म रोग हो गया, आप ये खा रहे हो खूब, तो फायदा कैसे होगा दोस्तों, है ना। आप बहुत सारे वो चर्म वाली जगह पर बहुत सारे आप साबुन लगा रहे हो, कास्टिक लगा रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा डैमेज होता है वहां पर, है ना। ये चीजें आपको पेशेंट को मना करना पड़ेगा, है ना। जब ये न्यू ट्रीटमेंट है तो इसका तरीका भी न्यू होगा। सभी के ट्रीटमेंट में जितने भी इनक्योरेबल के कहे जाने वाले जितने भी केस होते हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा, वहां पर आपको डाइट रिस्ट्रिक्शन बहुत नेसेसरी है। डायबिटीज है, वहां पर शक्कर या मीठी चीजों का, आप कैंसर है, वहां पर शक्कर या मीठी चीजों का प्रयोग बंद कराइए आप। ठीक है, आपका एक कॉम्प्लेक्स जो आपको डाइट निर्धारित करना है, एक कॉम्प्लेक्स में बता देता हूं, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। आप उसे कहिए सुबह चाय नहीं पीजिए, उठ के चाय नहीं पीजिए, गर्म पानी पीजिए। दूसरा, उसको ये कहिए कि सलाद आप जब खाने के पहले खाते हैं उसके आधे घंटे पहले सलाद खाइए। दूसरा, 12 बजे के पहले मैक्सिमम 300 से 350 ग्राम फ्रूट्स खाना है आपको। ठीक है, ये अगर आपने करा दिया, आधा स्टमक को आपने प्यूरिफाई कर दिया, वो स्टमक प्यूरिफाई हुआ ना, लिम्फ प्यूरिफाई हो गया, याद रख लेना। अब आधा जो बचा है आपका ब्लड, है ना, और ब्लड के लेवल पर आपको याद रखना, पानी 3 से 4 लीटर पिलाना है ना। हरे पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा सेवन करना है। जूसेस जितने भी, आंवला के जूस, आपके जो भी जूसेस होते हैं, हरे पत्तेदार जूसेस होते हैं, आप शाम के समय उसको देना शुरू करिए। सुबह दबा के खाने को बोलिए, आप इतने फ्रूट्स खाने के बाद, सलाद खाने के बाद जितनी भूख लगती है, एक रोटी ज्यादा खाइए, चलेगा।
लेकिन रात को जितना सुबह खाया उसका आधा खाना है। अगर ये फॉलो करा लिया और साथ में चावल, गेहूं, चाय, 3 चीज आपने बंद करा दी, दुनिया में कोई सा भी कैंसर हो इलेक्ट्रोमेपेथ से रिस्पॉन्स कर जाएगा दोस्तों। ये मेरा पर्सनल अनुभव है ना। याद रखना दोस्तों, एक हाथ से अधिक वजन ना उठाएं। आदमी क्या करता है, राइट हैंडर है तो राइट ही हाथ से उठाता रहता है, आखिरी में उसका लेफ्ट हैंड बोलेगा यार ये तो राइट हैंड को बहुत प्यार करता है, मुझे करता है नहीं, मैं काम करना कम कर देता हूं। याद रखना इस चीज को, इसलिए लेफ्ट हैंडेड डिसीजेस डेवलप हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी कारण, क्यों? क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से आप देखो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं, है ना। ये रिलेटेड डिसीज उसकी डेवलप हो जाती है, कई दिनों के बाद पता चलता है आपको, है ना। आप जब खाना खाते हो, यार मुझे जल्दी जाना, ला यार खाना दे, आप 10 मिनट में खा के निकल लिए, खाना पचा क्या? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है जिसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। आपको खाना आधे घंटे में चबा चबा कर खाना है ना। यही कारण है दोस्तों, जब आप आरी वाई का प्रयोग करते हैं कभी भी एक साथ न करें, अलग अलग फार्मूले में दें। आरी यहाँ 5, 6, 7, 17 और 18 नंबर पॉइंट पे लगाना। बॉडी के जो मेन ऑर्गन है, ब्रेन, लंग्स, किडनी, हार्ट, स्टमक, सबको ताकत देता है वेगस नर्व के लेवल पर। इसलिए 5, 6, 7, 17, 18 नंबर जो पॉइंट्स होते हैं सबसे टॉप क्लास होते हैं, जिनका प्रयोग आपको करते आना चाहिए दोस्तों। ये टेबल प्रैक्टिस की देन होती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डॉक्टर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस ट्रीटमेंट में आप जिस कंडीशन में आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, जब तक सफलता नहीं मिल जाती है ना, तब तक सब ठीक नहीं होता, है ना। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको पॉजिटिव अप्रोच नहीं मिल पा रही है दोस्तों, कई बार आपके अम्बिलिकल कार्ड से ऊपर या अम्बिलिकल कार्ड से नीचे के कई रोग होते हैं ना, तो वही दवा वही मात्रा भोजन के आधा घंटे पहले कर दो या उसके बाद कर दो, आपकी सफलता बढ़ जाएगी। अर्थात जो खाली पेट दे रहे थे उसको खाने के बाद कर दो, जो खाने के बाद दे रहे थे उसको खाली पेट कर दो। विपरीत प्रवृत्ति में विपरीत काम हो जाएगा और आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखना, नाभि के ऊपर के रोगों में खाना खाने के आधा या 1 घंटे बाद दवा देना है आपको। याद रख लेना इस बात को, नाभि के ऊपर के रोग जो होते हैं उसमें खाना खाने के 1 घंटे बाद मेन दवा देना है ना। तो ज्यादा सफलता मिलेगी दोस्तों। नाभि के नीचे तथा ऊपर दोनों तरफ के रोगों में एक दवा खाने के पहले, एक दवा खाने के बाद दी जाती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग बिफोर मील आफ्टर मील का ये रेशियो को परमानेंट अपना लिया है, और वो यही कहते हैं ये दवा बिफोर दे दो आफ्टर दे दो। उनको नहीं मतलब है किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, उनको नहीं मतलब है किसी भी लेने से, इसीलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट में चले जाते हैं और यही प्रॉब्लम उनको एक तरह से फेलियर की तरफ ले जाती है, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया को बांध लिया कि यार ये क्राइटेरिया ऐसा है तो ऐसा है। ठीक है, आज मैं आपको 2 ग्रुप के बारे में बताता हूं, कुछ फार्मूले बताता हूं जो आपके टेबल प्रैक्टिस में 4 चांद लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखना। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, नहीं तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार पाटीदार तो बहुत स्पीडली बताता है ना। याद रखना दोस्तों, मैं स्पीडली नहीं बताता हूँ, आपको बताना ज्यादा है। अगर आप नहीं नहीं चाहते हैं कि भाई मैं ज्यादा नहीं बताऊं तो फिर ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। आपको मैं कुछ फार्मूले ऐसे बता रहा हूं जो हमारे ग्रुप ने इजाद किए। हमारे ग्रुप ने बहुत सारी बुकों में हमने पढ़ा और उसको पढ़ के समझा, और समझने के बाद फिजियो एनाटॉमी पैथोलॉजी के लेवल पर लिया, तो हमने देखा कि यार वाकई में यहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिले, है ना। आपके पास बहुत सारे दांत दर्द के केस आएंगे, है ना। क्या करोगे आप? दांत दर्द के एक्यूट केस होते हैं, हमारे पास डेंटिस्ट लेकर जाता है कि यार तुम वो ब्लीडिंग के लिए बी देते हो वो दे दो, डब्ल्यू देते हो ना यार, वो कौन सी व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी दे दो यार, D1 में दे दो यार दोनों, है ना। वो पायरिया के लिए देते हो ना आप कॉम्बिनेशन, वो दे दो, है ना। मेरे से लेकर जाते हैं मेरे डेंटिस्ट दोस्त, है ना। और मैं आपको बताऊं 5,000-5,000 रुपए में 450 ml D1 देता हूं उनको। आपको पता है कितने में आता है? 5,000 रुपए लेता हूं उनसे मैं, 5,000 एक D1 के। डब्ल्यू का D1 दिया, ला 5,000 दे जा। क्यों बोलता हूं मालूम है? अगर उसको ये पता लग गया कि ये कहां से बनता है, कैसे बनता है, तो वो करोड़ों रुपए कमा लेगा। आपको दे रहा है क्या? एज के लिए कुछ कर रहा है क्या? वो कभी नहीं बोलेगा कि ये एज का है ना। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं। ठीक है, याद रखना, जब टूथेक होता है, दांत दर्द होता है दोस्तों, तो आपको हमेशा याद रखना है डब्ल्यू का D1, हमेशा याद रखना आप। ठीक है, डब्ल्यू का D1 कॉटन पे लीजिए 5 ड्रॉप, और जहां दांत दर्द हो रहा वहां दबा के लगा दीजिए और उसको कहिए दांत को बंद कर ले, है ना। दांत को बंद कर ले,
ठीक है, याद रखना। दूसरा C4S1RE, D3 या D4, D3 या D4। ठीक है, जब आपको नजर आता है कि वहां पर दांत बहुत कमजोर हो गया है और दांत के स्ट्रेंथ में कमी है, दांत में पोलापन है, दांत बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन में आ गया है, C4S1RE D3 बेस डिस्टिल वाटर बेस लीजिएगा, कॉटन में डालकर वहां पर भर दीजिएगा। ठीक है, और उसको कॉटन को लगाकर ही दांत को बंद करने को कहिएगा। और आरएस बेस्ड बनाकर, डीजल बेस्ड बनाकर या ऑयल बेस्ड बनाकर एक्सटर्नल, जिस साइड का दर्द है, इधर है तो इधर, इधर है तो इधर, एक्सटर्नल लगा दीजिएगा आप। ये एक्यूट केस के लिए रामबाण है दोस्तों, 100% प्रूवन केस है, कभी फेल नहीं होगा। फेल हो तो मुझे फोन करके बोल देना आप। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। क्लियर। दूसरा फार्मूला, अगर यहां पर नर्वाइन पेन होता बॉडी का, आपके नर्व का पेन हो रहा है, ठीक है, अब नर्व के पेन के लिए मेरा मानना है S1F1RE, S1F1RE। आप चाहो तो D1 से दो, आप चाहो तो D2 से दो, आप चाहो तो D3 से दो, आप चाहो तो D4 से दो, लेकिन पॉजिटिव में दो, है ना। जितने भी नर्वाइन पेन होता है, अकॉर्डिंग टू एक्यूट, अकॉर्डिंग टू सब एक्यूट, अकॉर्डिंग टू क्रॉनिक। ठीक है, याद रखना, यहां पर अगर एक्यूट होता है कोई भी केसेस में, सब एक्यूट होता है या फिर क्रॉनिक होता है, तो आपको केवल 3 फार्मूले में जाना है, D6, D5 एंड D4, है ना। आपके पास एकाएक पेशेंट नहीं आता, अगर एक्यूट आया तो सीधा D6 दे दो, ठीक है, उसी में ठीक हो जाएगा। जब सब एक्यूट आया, 2-4-8 महीने के अंदर अंदर आ रहा है, आप D5 से सीधे दे दो। अगर क्रॉनिक होता है, बहुत क्रॉनिक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे D4 दे दो। ठीक है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, बहुत कमजोर हो चुका होता है वहां पर, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा ना, ऑटोमेटिक उसका नर्वाइन पेन बंद हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, हमको समझने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज होती है, हेडेक का पेशेंट आता है, बहुत ज्यादा हेडेक लेवल पर। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, बहुत हेडेक के लेवल पर आया, बहुत सीवियर हेडेक। अब हेडेक को अगर आपको समझना है तो 2 वर्ड में नहीं समझ सकते आप। वेस्कुलर हेडेक होता है, स्पाज्मोडिक हेडेक होता है, एल्कोहलिक हेडेक होता है, माइग्रेन के रूप में हेडेक होता है ना। याद रखना दोस्तों, बहुत सारे हेडेक होते हैं, है ना। इंसेनिटी के लेवल पर, इंसोम्निया हुआ उसके कारण, एसिडिटी हुआ उसके कारण, कई हेडेक होते हैं। अब कई हेडेक के 2 मेडिसिन अगर आप निकालते हैं तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा। हमारे यस सर तो केवल स्मेल से हेडेक बंद कर देते हैं, वो दूसरी मेडिसिन यूज ही नहीं करते हैं, है ना। दूसरी कोई मेडिसिन यूज ही नहीं करते हैं वो, है ना। याद रखना दोस्तों, F1 और WE और F2 WE, D4, ये 2 प्रोटोकॉल है। F1 WE को D6 में इंटरनल दे दो और F2 WE को D4 में स्मेल करा दो। RS बेस होना चाहिए, 5 ड्रॉप कॉटन पे डाला, स्मेल करा दो, केवल WE से भी ठीक हो जाएगा। लेकिन F2 WE जितने कॉम्प्लेक्स कारण है, सारे कॉम्प्लेक्स कारण को सबसाइड कर देगा। और F1 WE तो आप दे ही दो, नर्व का टॉनिक, अंदरूनी अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, सारी प्रॉब्लम सबसाइड हो जाती है, सारी प्रॉब्लम सबसाइड हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब सबसे, जी यस सर, 1 मिनट लगता है, बिल्कुल यस सर, 100% हेड्स अप, आपका प्रूवन है सर, आपका प्रूवन है, इसीलिए आपका नाम लिया मैंने। ठीक है ना, हमारे ग्रुप में सारे एक्टिव लोग इसी प्रकार से काम करते हैं, फट से कुछ होता है डाल देते ग्रुप में, ताकि हम एक व्यक्ति ना सीखें, सभी सीखें। हमारे गौरव सर, राकेश भारद्वाज सर, संजय सर, जितने भी हमारे डॉक्टर है, धनशी मैम है, हमारे नीता जायसवाल मैम है महाराष्ट्र से, ठीक है, ये लोग बहुत लीजेंडरी लोग हैं। जैसे ही हुआ ना रिजल्ट, तुरंत सर ये देखो ये मेडिसिन दिया, ये चेंज किया, बाकायदा बताएंगे कि ये चेंज किया, और इसीलिए शानदार रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आप कोल्ड कोराइजा के लेवल पर आ जाओ, सबसे ज्यादा केस देखते हैं आप लोग, है ना। कोल्ड कोराइजा, अभी जैसे मैंने कहा, यहां पर आपको, आपने देख लिया फीवर आ रहा है, कोल्ड कोराइजा में सबसे पहला सिम्टम फीवर आएगा, हल्का हरारत जैसा लगेगा, F1 सिलेक्ट किया। दूसरा सीधा P1 या P3, P1 मेल के लिए, 10 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, P3 10 साल के छोटे बच्चों के लिए, फीमेल के लिए, है ना। ये इसमें आप केवल वाई मिला दो,
ठीक है, P1 या P3 दो में से एक मेडिसिन, F1 Y मिला दो। आप देख लो ऐसा कौन सा बच्चा होता है जो कोल्ड और कोराइजा से ठीक नहीं होता। लेकिन यदि हम फिजिकल फिटनेस के हिसाब से देखें तो यहां केवल दो मेडिसिन और ऐड कर लीजिए, S1 C1। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोराइजा अगर डेवलप हो रहा है ना, एलर्जिक भी हो सकता है, बॉडी के सेल्स के लेवल पर भी हो सकता है, किसी भी कॉन्टिविटी के भी लेवल पर भी हो सकता है। तो S1 C1 P1 या P3 या दोनों ले लो, P1 P3 दोनों ले लो, F1 Y, ये अगर आपने उसको 1 to 3rd यानी फर्स्ट टू थर्ड, जैसे मैंने एक्यूट सब एक्यूट क्रोनिक का कहा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप यहां पर दे दीजिए, जैसा भी देना है। अगर आपको नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा है, थर्ड दे दीजिए, डीप से काम करेगा, बाहर लाएगा डिसीज को। अगर आपको लग रहा है कि मिडिल है, आप सेकंड दे दीजिए, और आपको लग रहा है अभी हुआ है, सीधा फर्स्ट दे दीजिए। आप देखो 10 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है ना, 10 मिनट में रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, नाक खुल जाती है बच्चे की, है ना। बहुत ईजी होता है दोस्तों, बहुत ईजी होता है। ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा आपकी टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर जो होता है वो होता है डायरिया, H10C4W। कई लोग कहते हैं डायरिया पॉजिटिव है, नेगेटिव में मेडिसिन दो। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है भाई, लेकिन मैं तो H10C4W के पॉजिटिव ग्लोबल से यानी D3 के ग्लोबल से रिजल्ट लेता हूं। फिर क्या बोलोगे आप, है ना। कॉन्सेप्ट पे जाइए आप, इसी को D6 में दे दीजिए, है ना, D6 में दे दीजिए, 3 दिन के अंदर कंप्लीट डायरिया बंद होगा। 3 दिन वेट करेगा पेशेंट, है ना। याद रखना दोस्तों, 3 दिन को पेशेंट को 3 दिन लगता है, लेकिन इसी के साथ में यदि एक दिन में आपको रिस्पांस लेना हो तो आप सीधे इसी की D4 में ग्लोबल्स बना के दे दो या D3 में ग्लोबल्स बना के दे दो साइमल्टेनियसली। पैसा दे रहा है ना भाई सामने वाला, ले लो, खुशी खुशी ले लो, क्योंकि आप उसको बॉटल चढ़वाने से, एडमिट होने से, 1000 रुपए खर्च करने से बचा रहे हो, है ना। 200 रुपए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट को विद इन 3 days आप ट्रीट करके ठीक कर रहे हो। मॉडर्न साइंस में ऐसी मेडिसिन नहीं है 3 दिन में उसको ठीक कर दे। एंटीबायोटिक O2 देंगे, बहुत सारी चीज देंगे, हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत सारे साइड इफेक्ट आगे जाकर डेवलप होंगे, ड्राई स्किन हो रही है ना, बहुत सारी चीज वहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। ये रिजल्ट इमीडिएट देगा आपको। कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि यहाँ हम लोग, हमारे ग्रुप में काफी लोगों ने कहा सर स्लाश 200 दे दो। एक डोज में दस्त बंद करता है, डायरिया एक डोज में बंद करता है स्लाश 200, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं दोस्तों। आप कॉम्प्लिकेशन को भी साथ में देखिएगा कि अगर आपने स्लाश 200 से दिया तो स्लाश 200 तुरंत वहां पर बंद कर देगा, तो जितनी गंदगी है रुकी हुई है वो बाहर नहीं निकलेगी, और नहीं निकलेगी तो समझ जाओ आप, नहीं निकली तो एक तरह से डायरिया बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल है ना, उसको बाहर निकालने के लिए कैपिलरीज डायलेट होती है और उसको बाहर निकालती है, और जैसे बंद होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर पानी का लॉस हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बहुत सारे ऑर्गन में एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल्यूलर फूड जो होता है उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी, और यही कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं आपको यहीं तक रखता हूं, कल और जबरदस्त आप लोगों को प्रोटोकॉल्स बताने वाला हूं, है ना, और कुछ टॉपिक्स और मैं लेकर आने वाला हूं। ठीक है, कल जाइएगा मत, कल लीवर फेलियर, लीवर का और आपकी किडनी के लेवल का बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, उसको समझिएगा और आगे बढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी तेजूराम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, राजेश कुमार सर। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम सर। जी नमस्ते सर। हाँ सर, मैं एक छोटा सा रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ सर। जी सर। सर अभी 3-4 दिन पहले मेरे गले में दर्द होना शुरू हो गया अचानक, और इतना दर्द हो रहा था सर, सलाइवा भी मैं अंदर नहीं ले पा रहा था। जी खुशबू मैंने मैम। जी। C13 की D3 की 2 ड्रॉप ली थी डॉक्टर साहब, जी। और 5 या 10 सेकंड ही लगे थे सिर्फ, मैक्सिमम, जी और मेरा दर्द तुरंत गायब हो गया डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया सर, आपने एक्यूट कंडीशन को पकड़ना सीख लिया। ठीक, इससे ये समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच सर, ये थैंक यू चीज सर। आपके और सबके बहुत काम आएगी। बहुत बढ़िया सर। सर नमस्कार। नमस्ते।
सर ये कल आपने ये बताया था डाइल्यूशन ऑफ पोटेंसी, इसमें डाइल्यूशन तो मुझे क्लियर हो गया था सर। ये पोटेंसी का बताया था आपने D1 फिफ्थ डाइल्यूशन में जाएगा करके, फिफ्थ पोटेंसी क्या, और पोटेंसी का डी। मतलब होता है स्ट्रोक देना, ठीक है। हाँ जी 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 सर, बस जी, यही पूछना था मुझे। ठीक है सर। स्ट्रोक देंगे तो वो पोटेंसी कहलाएगा। और अगर जी। किसी पानी में आप चीज मिलाओगे, उसको घोलोगे, तो वो हाँ सर, डाइल्यूशन कहलाएगा। डाइल्यूशन जी, ठीक है। जी, और जी, ये सर, ठीक है, ये D5O WE का सर मैंने लिया था सर फीडबैक, अभी जस्ट कल ही लिया था। जी, मेरा फ्रेंड है और वो ऐसे क्लिनिक में आया बैठा और बोलता है मेरे सर में हेडेक हो रहा है, वो हेडेक हो रहा है करके। तो मैंने जी, उसको D4 का WE लिया, RS जी, बेस था, कॉटन में, जी, और उसको स्मेल करवाया था सर। जी। 5 मिनट में बोल दिया सर उन्होंने कि गायब हो गया करके। बिल्कुल, अरे सर ये तो शुरुआत है। हम तो जी 122 टाइप्स ऑफ स्मेल सीख चुके हैं। डॉक्टर यस सर बैरागढ़ भोपाल से, तो ये टॉप क्लास स्मेल स्पेशलिस्ट है। हम लोगों ने ऐसा बना दिया है इलेक्ट्रोमेपैथ को कि हम तो जी। अब मतलब ऐसे ऐसी जगह काम कर रहे हैं कि स्मेल से हमने पैरालिसिस वाले को 24 घंटे में खड़ा कर दिया पाँव पे, केवल स्मेल से। ठीक है, हाँ हमने जी। अप्लाई भी नहीं करा, केवल स्मेल से। ठीक है, तो ये हाँ डिपेंड करता है कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। हम जो कॉन्सेप्ट अभी, तो हम कहते हैं हम भी 10% पे ही है। हम 10% पे, अभी 90% सीखना है। ठीक है, जी स्टेप जी। बाय स्टेप सीख रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, धन्यवाद। जी जी नमस्कार विपिन, सर। जी दांत विपिन का देव जब रूट सर। कैनल बताते हैं ना सर, उसमें जी अपन दवाई दे सकते हैं ना रूट कैनल करने का? सर बहुत ही दांत खराब हो जाता है। हाँ, बिल्कुल दे सकते हो आप। C4 कर दो जी के साथ में। ठीक है, जी विपिन दीप कौर सर, विपिन दीप कौर। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम तो मेरा जी। क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे टूथेक और नर्व पेन में आपने कहा है कि RE D1 D2 D3 में दे सकते हैं। सर मेरा हाँ क्वेश्चन था कि अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो D6 में देना ठीक रहेगा या उनको मैडम, प्रॉब्लम हो पहली सकती बात तो ये बताओ कि आप एक्सटर्नल अगर आप अप्लाई करोगे तो हाइपरटेंशन वाले को क्या प्रॉब्लम आएगी, है ना। है? आप सर केवल नर्व पेन, नर्व एक्सटर्नल, पेन। मैडम आप केवल एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो, पीने को नहीं दे रहे हो। आप पीने को दोगे तो नेगेटिव में जाना पड़ेगा, फिर राइट आरई राइट को नहीं दे सकते आप। आरई को नहीं दे सकते, फिर आपको डब्ल्यू को ही देना पड़ेगा। ठीक है, राइट सर, सॉरी मूल सर, मेरे केस को है, शायद गलती लगी कि वो, अच्छा सिर्फ ये नर्व पेन वाला भी सिर्फ हाँ, एप्लीकेशन ही है ये? केवल एप्लीकेशन करना है आपको। ठीक है, आप अप्लाई करना है जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर और बाहर पे, इंटरनल नहीं देना उसको। ठीक है, राइट सर। इंटरनल देंगे तो वहां डब्ल्यू मैंने इसीलिए बताया कि जी डब्ल्यू आपको अगर टेम्परामेंट देखना है तो डब्ल्यू सबसे बेस्ट है। डब्ल्यू लगा दो, 5 मिनट के बाद फोन करके बता देना, दर्द बंद हो जाएगा, ओनली 5 मिनट। ठीक। जी जी सर, थैंक जी यू सर। डॉक्टर, जी जी सर डॉक्टर नमस्कार। रेखा शर्मा मैम, रेखा शर्मा मैडम। हाँ जी डॉक्टर, नमस्कार। नमस्ते मैडम। डॉक्टर मेरे पास ना एक पेशेंट आया था जिसकी 2 साल से लेफ्ट साइड के कान में आवाज बिल्कुल खत्म है। जी, तो ये रीजन क्या हो सकता है? न्यूरोलॉजिकल वीकनेस है मैडम, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस दूर कर दो आप। तो इस भाई डिजीज को डिफनेस, वैसे क्या क्या कहते हैं, इस डिजीज को? डिफनेस। डिफनेस। हम्म, तो इसके लिए हमें क्या देना होगा उसको? मैडम पूरी प्रोटोकॉल पढ़ना पड़ेगा आपको डिफनेस के लेवल पर, है ना। आप जी C4A1 F1 आरई दे दीजिए 30 पोटेंसी में। ठीक है, ठीक है। और लगाने के, अप्लाई करने के लिए कुछ? उस कान के पीछे आप आरई लगा दीजिए आप। आरी। हम्म, ठीक है सर, ठीक ठीक है है, सर। ठीक। जी, जी डॉक्टर गिरीश सर, गिरीश सर, या एंड्रॉइड ब्लू डॉट। सर जी नमस्ते। नमस्ते गिरीश सर। सर जी नमस्ते। जी नमस्ते। सबसे ये फॉर्मूला बताया था। जी, से जी, C10 WC4, सॉरी S10 C4 W। जी, सर ये तो कल एक पेशेंट आया था, डायरिया, कंटिन्यूस डायरिया, जी, एवरी 10 मिनट्स के लिए डायरिया होता था उसका। जी, सर उसको अम्बिलिकल और ओरल दिया। जी। सर शानदार रिजल्ट है, कम से कम 18 मिनट में वो पूरा रिकवर हो गया सर। हेड्स अप सर, प्रूवन, आपने प्रूवन और किया है। बोलते गया सर जी। ये कैसे दवा आप दे रहे हैं? क्या नया नया तरीका का ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या? ऐसा बोल रहे हैं सर। तो ये दिया गैंग्रियल फोर्ट दिया था ना, स्किन जी, जी, सुपर का,
सर जी वो तो इतना शानदार रिजल्ट आ रहा है सर। जी स्किन इलेक्शन अपना दूसरा कोई काम नहीं कर रहा, उसके साथ में मिला के दे रहा हूँ जी सर। ये तो इतना स्पॉट में ऐसे ही लगाते ही ऐसे ही रिजल्ट आ रहा है सर। जी धन्यवाद सर, ये तो बहुत बहुत बढ़िया बहुत काम कर दिया सर आप। जी गिरीश सर बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी जी शिवरात्रि, शिवरात्रि का शुभकामनाएं सर। सर आपको भी धन्यवाद, आज इसीलिए क्लास क्लास नहीं ली मॉर्निंग में, पूरे हाँ परिवार सर, को हमने। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। सर। जी थैंक यू सर। जी जी नेक्स्ट किसी को क्वेश्चन? डॉक्टर राठौड़, डॉक्टर शिल्पा जैन मैडम, ये एंड्रॉइड नाम नमस्ते से सर। इसकी हैं। जी सर जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बोलिए। सर एक 14 वर्ष का लड़का है, हम्म उनका तो गॉलस्टोन हो गया। गॉलस्टोन का 1 मंथ हो गया, मैंने से दवा दिया उनको। आज आने हम्म वाले फिर से दवा दिन लेने के लिए। आपने हम्म हर बार कहते हैं कि ओबीसी टर्म देना पड़ेगा। हाँ वो उसके तो लड़का है तो एकदम लीन एंड थिन है। लीन और थीन है, उसका हाँ। तो C4S1 दे दो पॉजिटिव में, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना? ओके। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। और एक जी दूसरे पे आपने बोला कि WC-D1 में के दांत दर्द के लिए हाँ मैं भी थे वो पेशेंट को विजिट ले आए कि 2 मिनट में तो दर्द कम होता है। बिल्कुल 2 मिनट लगते हैं सर। मेरे पास डेंटिस्ट 5,000 रुपए दे के ले जाता है। आप किसी भी MBBS हम्म, BDS को इससे कम में नहीं देना, उसकी वैल्यूएशन हम्म, समझना आप, ठीक है? बहुत बढ़िया हम्म। सर। जी और एक सर, और एक सर, कल आपने एक शब्द बोला था, क्या बोला था? अगले दिन में ऐसे है क्या नहीं, आपने 4 वर्ष में थे अध्यक्ष ऐसा बोला था। और अगले ईयर में भी आपने बोला था। फिर से ऐसा मत बोलिए सर। क्या चीज? आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी, 2 वर्ष दिए, 2-3 वर्ष ऐसा बोला था ना हाँ आपने। फिर से मैं है नहीं ऐसा बोला था ना, ऐसा मत बोलिए। अरे नहीं सर, देखो ऐसा है, मेरे को बुकल कार्ड पैरालिसिस है सर, है ना? अब मैं और फिर भी सर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे दोस्तों के कारण, मेरे परिवार जो ये फैमिली बने हैं ना, उन लोगों के वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मुझे बड़ा कोई क्रिटिसाइज करता है ना तो मुझे मजा नहीं आता, इसलिए मैं नहीं सर, ईमानदारी से काम करता हूँ और ईमानदारी से नहीं सर खुल के आपने, बता। जी हाँ गॉड ने अपने वजह से आवाज में फिर से दिया। आपने मत कहिए ऐसा, फिर से मत ठीक है। कहिए। जी 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 ओके सर, थैंक थैंक यू यू। सर, बारे में सोचने के लिए थैंक यू। जी शिल्पा मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर गुड मेरा आफ्टरनून। क्वेश्चन है कि जैसे आपने कई प्रोटोकॉल में बताया कि D1 देना है, तो सर हम्म जैसे मेरे पास D3 किट है, तो D3 से तो हम D4 D5 D6 और आगे डिलीशन बना सकते हैं। तो सर उसके हाँ लिए मेरे को क्रूड लेना पड़ेगा D1 के लिए? बिल्कुल 5 ml ले लो मैडम, बहुत है 5 ml। 5 ml से 50 ml D1 बन जाएगा आपको, उससे इतना कमा लोगे आप, है ना? ओके, जी ठीक है सर। जी जी। 5 ml D3 से ले ले सर। ना ना नहीं, ना, क्रूड एसेंस आप बुलवाइए AK ठीक सिंह सर से, है है ठीक ना? है ठीक है। वो 5 ml का किट बुला लीजिए, एक पूरा हाँ 60 हाँ मेडिसिन कंपाउंड रेमेडी तक का, वो आपको लाइफ लॉन्ग चलेगा। इतना पैसा दे जाएगा कि आपकी पूरी क्लिनिक मेंटेन हो जाएगी, ठीक है? जी हाँ, ठीक है सर, थैंक यू जी सर। जी जी मीता मैडम। जी नयन सोनटक्के मैडम, नयन मैडम। सर जी एक फीडबैक था। जी सर। जी सर कहिए सर। फैमिली मैं क्या गई थी वहां पे सर, एलोपैथ का मेडिसिन ले रही थी और जी मैं तो पटना में था। तो उसको जी सर फीवर कहीं, फीवर बार बार मेडिसिन ले रहे सर, मैं फीवर जा ही नहीं रहा था, यहाँ तक इंजेक्शन में फिर भी मेडिसिन मतलब फिर फीवर नहीं जा रही थी। लास्ट में जी सर मेरे पास हम उसको लाए और उसको F2 और W से एप्लीकेशन कराए। जी तुरंत नमस्ते 10। सर। सर जी नमस्ते मैम। मैं 2 बार हेलो कराया सर, सर, हेलो असर नहीं आया। जी इसमें मेरे बहुत पास बढ़िया। भी थी और बच्चे भी थे, आज तक नहीं जी उसके। जी बहुत बढ़िया सर। सर। ये तो एक जी जी बोलिए। जी बोलिए। एक 2.5 साल पुराना पैरालिसिस का केस है, जी रिकवर नहीं हो रहा है। बिल्कुल जी अच्छी 100 kg वेट है पेशेंट का, एंड हम्म बेड रिटर्न है, बस हैंड्स में थोड़ा प्रेशर आया है ना? हम्म तो मैंने इसका जैसे S1 राइट साइड है तो S2 1M का बनाया है, F1 हम्म 1M, ये दोनों चालू कर रही हूँ, है ना ठीक सर? है। और इसके जी प्रोटोकॉल से मैंने बनाया है GT। इसको थोड़ा डाइजेशन इश्यूज भी है सर, तो
GT D5 में S5 C4, नो सर, एक मिनट, हाँ सर, GT में मैंने डाला है इसके, GT में डाला S12, नो सर, एक मिनट, तो इसका प्रोटोकॉल चेंज हो गया एक्चुअली। GT लिया है D5 से सर, अपना डाइल्यूशन का है ना, जो S2C15B एंड जी C10 डाला है एंटी में D5 में सर। और जी एक मैंने बनाया है इसका सर, मेरे को ये बताइए, यहाँ पे जैसे क्रोनिक केस है तो यहाँ पे सेकंड डाइल्यूशन में लेना है क्या अपने को S5C3 वाला? मैडम, नेगेटिव में जाना पड़ेगा और जी का इस्तेमाल कीजिए। जाना जब भी क्रोनिक जी क्रोनिक नहीं पैरालिसिस सर, होता है जैसे वहाँ हरी नहीं यूज करना, जी यूज करना, ठीक है। अच्छा, तो सर जो जो बनाएंगे हम लोग, जो प्रोटोकॉल है S5C3L1 जी जी F1 जी जी रहेगा ना? हाँ बिल्कुल जी। तो सर इसको हम लोग थर्ड डाइल्यूशन में लें क्या? बिल्कुल, नेगेटिव में जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2.5 नेगेटिव साल से पुराना पॉजिटिव केस आना है पड़ेगा, बिल्कुल। है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना सर, ये GT एंटी है प्लस ये। बिल्कुल और सर इसका बिल्कुल हायर डाइल्यूशन में ये C1 का भी दूं क्या 10 में? नहीं, केवल C1 S1 S5 का S1 F1 S, केवल और S2 नहीं दूं क्योंकि उसका राइट साइड है? दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ठीक है। ठीक है। और C1 वगैरह S5 वगैरह नहीं यूज करें, वो पेशेंट बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव नहीं रहना चाह रही है इस बार। मैडम, जब आपको मैंने समझाया है तब कहाँ थे आप? मैं कह रहा हूँ कि राइट साइड में एक्सटर्नल उपयोग कराओ आप, ये इंटरनल दे दो। ओके। S2C11L2 है ना, RE, ये ऑयल अच्छा बनाओ अच्छा, और हाँ साइड में सर, अप्लाई करो, इस तरह से जी करो बिल्कुल आप। सर, बिल्कुल सर, एक्सटर्नल यूज करूंगी राइट साइड। जी जी, ठीक नयन है, मैम। हेलो। थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी सर, नयन। रिजल्ट शेयर करना था एक। हाँ कल एक स्पोर्ट पर्सन आया था, तो उसके शोल्डर में बहुत बहुत पेन था जी क्रिकेट खेलने से। और उसको जी मैंने एक्सटर्नल अप्लाई किया तो विद इन 15 मिनट उसका पेन क्योर हो गया। वेरी बहुत गुड। अच्छा रिजल्ट मिला। नयन मैम की आवाज सुनने के लिए तरस गए थे फीडबैक से, बहुत बढ़िया। आपने थैंक यू सर, बहुत सारे प्रॉमिस हैं, किया है, बहुत सारे रिजल्ट है। आपने क्या बोले प्रॉमिस सर? किया है मुझे, आपने प्रॉमिस किया है कि 1 साल के बाद में एक नए अलग ही नयन सोनटक के मैम दिखेगी, यस ठीक। यस सर, यस सर। एक हाँ इसका पेसमेकर का पेशेंट था, उसका स्वेलिंग इतना था ना कि उसको ये जो फिंगर है ना वो ओपन नहीं कर पा रहा था, मुट्ठी नहीं बंद हो जी रही थी उसकी। जी तो उसका भी 50 में हाफ एन आवर मैंने ट्रीटमेंट किया ना उसमें उसको। जी उससे बोला मैंने बहुत सारे डॉक्टर किए, बहुत सारे, अभी मैं थक गई। मैं जी अभी आप लास्ट है ऐसा मुझे बोली। जी, फिर जो ठीक है मेरा मैम। ट्रीटमेंट दिया और फिर उसका वो पूरा हल्का हो गया। एक्सटर्नल दिया अपना जी 5, 7, 17, 18 पे मैंने एक्सटर्नल वगैरह किया। और तो वो इतनी खुश हो गई कि उसका हाथ वगैरह में स्वेलिंग भी कम हो गई। बहुत जी खुश हो बहुत गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शोभा मैम, इसके थैंक यू लिए मैं सर। कल बताऊंगा सोरेसिस का, है ना, मेरे प्रोटोकॉल्स में है, मैं बताऊंगा, लेकिन आपको कल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अभी और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए फटाफट अपने आप को ओपन करके, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है, फिर वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्ते। सर। हेलो, क्या गुड आफ्टरनून सर सर। ये किसी का एक एक रूट करके। कैनाल जो है, एक्सीडेंट में रूट कैनाल किसी का डैमेज हो गया है, तो हाँ। जो आपने बताया C4 वर्बन GE, तो ये हम्म रेगुलर यूज करने से क्या रूट कैनाल रिपेयर हो जाएगा या फिर उसको फिर भी RCT कराना पड़ेगा? सर, आपको अगर बहुत ज्यादा डैमेज है तो RCT कराना पड़ेगा सर, वो अच्छा नेसेसरी है। अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो आप C4S1 वर्बन G देकर देखिए आप, ठीक है, ठीक है। और ये भी D1 में दीजिए आप, ठीक है, ये D1 में इंटरनली ग्लोबल्स। हाँ इंटरनली ओके। इंटरनली ग्लोबल्स में दीजिए आप, ठीक है, ठीक। और उसको और कहिए नमस्कार कि सर। उसी और साइड लेकर चूसे उसको, ठीक है। और जी ये जो सी नमस्कार फोर सर। वर्बन जी अप्लाई जी करते रहे। नमस्ते। हाँ बिल्कुल जी। ठीक ठीक है, ठीक, जी थैंक बोलिए यू। सर। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार सर, रोहित नमस्ते। कह कौशिक रहे बात थे कर सर रहा कि जो जनरल टॉनिक है उसको हूँ सर। बनाना है 30 सर ml दोनों में, बंदे एक साथ बोल रहे हैं। 7 मून डालना है सर, या सर 5 मून दूध नहीं एस्लो डालना, आप उसमें जाके देखिए, मैंने आपको बता दिया है। जी रोहित कौशिक सर। हाँ सर, नमस्कार सर। जी सर नमस्ते। एक पेशेंट है सर, उसको ना मतलब कैंसर की गांठें हो गई फेफड़ों में, और बॉडी में कई जगह हम्म कैंसर की गांठें हुई हैं। हम्म तो मिक्स टेम्परामेंट का व्यक्ति है सर। हम्म क्या दे सकते हो सर उसको? सर लंग्स कैंसर पे, लंग्स पे कौन सी मेडिसिन काम करती है ना, पहले ये सर बताओ क्या दूं कैंसर मैं? कौन सी स्टेज में है? हेलो। कैसा कैंसर एज है का, सर? 66 अरे कैंसर कौन सी स्टेज का है भाई? सर। सेकंड स्टेज है सर।
तो D8 में दे दो जो मेडिसिन सिलेक्ट होती है, A2 P2 P2N1B, है ना, ये D8 में दे दो आप उसको, चेस्ट ऑयल बना के दो लगाने के लिए, है ना। P2 का 1000 अगर आपके पास हो तो आप 1000 उसको मंथ में 2 बार दो, 10 ड्रॉप मॉर्निंग में, 15 दिन बाद फिर रिपीट करो, ठीक है। ये कंटिन्यू करो, बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू जी हैप्पी शिवरात्रि सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं, कल हम आगे के प्रोटोकॉल्स और कुछ नई थ्योरी के साथ शामिल होंगे, ठीक है। ओके।